यह कहानी साउथ कोरिया सियोल की। हमारे हीरो का नाम संग जिन वू, जो कि एक हंटर है और उसका रैंक ई है। ई जो कि सबसे लोअर स्ट्रेंथ माना जाता है, यानी हमारा हीरो बहुत ही कमज़ोर हंटर है। हमारा हीरो एक बस में से उतरता है और कहता है, मैं सबसे कमज़ोर हंटर हूँ। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि हमें हंटर कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मेरे पास कोई रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है। मैं जितनी बार भी डेंजिन के अंदर जाता हूँ उतनी बार ज़ख्मी होकर बाहर आता हूँ, और कई बार तो मैं मरते मरते बचा हूँ। एक हंटर का काम अपनी ज़िंदगी को दाँव पर लगाना होता है, लेकिन मैं फिर भी ये काम करता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे ये काम पसंद है, बल्कि पैसों के लिए। सांग जिन वू एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिस पोर्टल से होते हुए वह एक डेंजिन में जा सकते हैं। सांग जिन वू एक हंटर गिल्ड के साथ काम करता है। सांग जिन वू कहता है क्या है, अपनी हंटिंग से मुझे जितने पैसे मिलते हैं उनसे मैं बड़ी मुश्किल के साथ अपनी बीमार माँ के हॉस्पिटल के बिल अदा करता हूँ। मेरे जैसे नॉर्मल इंसान के पास, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं, उसको जॉब नहीं मिलती, इसलिए मुझे हंटर बनना पड़ता। कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर एक शख्स पी रहा होता है, वहाँ उसका दोस्त भी आ जाता है। काफ़ी पीने वाला शख्स कहता है, भाई तुम काफ़ी अरसे के बाद आए हो, तुम तो एक हंटर नहीं बनना चाहते थे, इसलिए तुम हमारे गिल को छोड़ कर चले गए। बाक उसे कहता है, असल में मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हमारे यहाँ दूसरा बेटा होने वाला है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसका दोस्त उसे कहता है, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक डेंजिन के अंदर जाने के और हंटिंग करने से आसान काम नहीं है। बाक उसे कहता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं काफ़ी अर्जे से डेंजिन के अंदर नहीं गया, पता नहीं मेरे स्किल काम करेंगे या नहीं, मैं सबसे पीछे ना रह जाऊँ। उसे काफ़ी वाला शख्स पीछे देखता है। संगजिन वो आ रहा होता है, वो उसे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया आने के लिए। जबकि बाकी के सारे हंटर भी जांगजिन वू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं, तुम तो वाकई में आज भी आ गए, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। कॉफ़ी वाला शख्स सांगजिन वू से कहता है, क्या तुमने खाना खाया? सांगजिन वू से कहता है, हाँ मैंने खा लिया। मेरे बारे में इतनी फ़िक्र करने के लिए आपको शुक्रिया। बाक उससे पूछता है, ये लड़का कौन है? क्या यह बहुत ही एक्सपीरियंस हंटर है? जो सारे लोग इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। वह हंसना शुरू हो जाता है और बाघ से कहता है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम छोड़ के चले गए थे, तभी ये लड़का यहाँ आया। इसका निकनेम तुम्हें बताऊँ तो तुम भी हंसना शुरू कर दोगे। इसका निकनेम यह है, दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हंटर हैं उसमें से सबसे कमज़ोर है। वैसे तो इसका रैंक ई है, लेकिन जितनी बार भी डेंजिन में जाता है, ई रैंक के मॉन्स्टर से भी मार खाकर वापस आता है। बाघ उसे कहता है, वो हमारी बातें सुन सकता है, वो बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन सांगजिन उससे की बातें सुन लेता है और कहता है, मैंने इनकी बातें सुन ली है, लेकिन मैं फिर भी क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर। सांगजिदा कॉफ़ी वाले के पास जाता है और कहता है, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है? वो उसे कहता है, नहीं, सारी कॉफ़ी ख़त्म हो गई। सांग और भी ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है, आज तो मुझे कॉफ़ी भी नहीं मिली, आज का दिन तो बहुत ज़्यादा बुरा है। उसी वक्त एक लड़की जिसका नाम जूही होता है, वह सांग पर चिल्लाना शुरू हो जाती है और कहती है, तुम फिर से जख्मी होकर वापस आए। सांग उसे कहता है, तुम भी हमारे पास डेंजिन में जाने वाले हो? जूही कहती है, हाँ मैं भी जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे चेहरे पर यह चोट कैसी? सांग उसे कहता है, मुझे नहीं पता, हंटिंग के दौरान शायद मुझे चोट लग गई। जूही कहती है, अच्छा ऐसा क्या हुआ था हंटिंग के दौरान? फिर दोनों बैठ जाते हैं। सांग उसे सारी बात बताता है। जूही उसे कहती है, क्या तुम इतने ज़्यादा जख्मी थे कि तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा? सांग उसे कहता है, हाँ, ई रैंक के मिशन पर थे हम, और वहाँ पर सारे ई रैंक के मॉन्स्टर थे, लेकिन मेरी टीम में सबसे कमज़ोर मैं ही था। जूही कहती है, ऐसा कैसे हुआ? क्या तुम्हारे पास हीलर नहीं था? जो कहता है, नहीं, असल में मेरी टीम में सारे मुझसे ज़्यादा रैंक वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ हीलर नहीं रखा। जूही कहती है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पास एक हीलर रखना चाहिए। शांग कहता है, कोई बात नहीं, असल में वो लोग अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मैं ही कमज़ोर हूँ। फिर से खड़ा हो जाता है और जूही से कहता है, मुझे लगता है सारी टीम डेंजिंग के अंदर जाने वाली है, चलो हम भी चलते हैं। वह सारे लोग पोर्टल के सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी टीम को जो लीड कर रहा होता है उसका नाम मिस्टर सॉन्ग होता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे सब कुछ कहना चाहिए या नहीं, मैं पता नहीं क्वालिफाई हूँ या नहीं, लेकिन इस रेड के लिए मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। एक लीडर की तरह मैं तुम्हारी टीम को लीड करूँगा, तुम सबको मेरी बात माननी होगी। कॉफ़ी वाला शख्स कहता है, मिस्टर सॉन्ग, आपका रैंक हम सबसे हाई है, इसलिए आप हमारे लीडर बन सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है।
बाकी के सारे लोग भी बात मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, आप ही हमारे लीडर हैं। सांग जिनवू भी हंसते हुए मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं डेंजिन में हमारा भी ख्याल रखिएगा। मिस्टर सॉन्ग उन सब से कहते हैं चलो फिर सब अंदर चलते हैं, और साथ ही सांग जिनवू कहते हैं प्लीज़ इस बार जख्मी मत होना, बस हमारे पीछे पीछे रहना। सांग जिनवू पोर्टल से दाएं होते हुए कहते हैं इस बार मुझे अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है। पूरी टीम के अंदर चले जाने के बाद कॉफ़ी वाले 200 शख्स बाहर खड़े होते हैं। दूसरा कहता है तुम किस बारे में सोच रहे हो? पहले वाला कहता है मैं तो बस सांग जिंगू को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ, आज तो मैं उसे कॉफ़ी भी नहीं दे पाया। दूसरा लड़का उससे पूछता है वो तो इस ग्रुप का सबसे वीक हंटर है, वैसे इन डेंजन का डेंजर लेवल क्या है? दूसरा शख्स कहता है इस डेंजन का रैंक भी है। साथ ही उसे कहता है मैंने कभी भी सांग जिनू को बिका जख्मी हुए डेंजिन से बाहर आते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट सीन डेंजिन के अंदर का होता है। जूही जिनू के जख्मों को हील कर रही होती है, क्योंकि जिनू फिर से जख्मी हो जाता है। जूही उसे कहती है हर बार तुम्हें ऐसे जख्मी होने की क्या ज़रूरत है? अगर इतना ही मुश्किल है तो तुम ये काम करते क्यों हो? जबकि वहीं पर बाकी की टीम मॉन्स्टर को मान रही होती है। जूही उन सब की तरफ देखती है और कहती है यहाँ पर सारे मॉन्स्टर मान चुके हैं, मुझे लगता है ये रेड ख़त्म होने वाली है। वह सारे लोग मॉन्स्टर को मारने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी तारीफ़ करते हैं। जूही जिनू से पूछती है तुम्हारे पास कोई रीज़न है, तुम ये हंटर का काम छोड़ क्यों नहीं देते? जिनू हंसते हुए कहता है मैं सिर्फ मज़े के लिए ये काम करता हूँ, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं तो बोर होकर मर जाऊँगा। हालांकि अंदर से सोच रहा होता है कि अब मैं जूही को अपनी पर्सनल रीज़न कैसे बताऊँ, वरना और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाऊँगा। जूही चिल्लाकर कहती है अब जल्दी से हंसना बंद करो, वरना तुम्हारे ज़ख्म फिर से खुल जाएंगे। शॉन्ग के हाथ में मैजिकल कोर होती है। जब भी एक मॉन्स्टर को मारते हैं तब उसके अंदर से एक मैजिकल कोर निकलती है। हालांकि सी रैंक के मॉन्स्टर को मारने के बाद भी मैजिकल कोर मिलती है, वो भी हज़ारों में बिकती है। लेकिन जिंगुओं के लिए सी रैंक के लिए मॉन्स्टर को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनू के हाथ में ई रैंक की कोर होती है। जिनू कहता है इतनी ज़्यादा ज़ख्मी होने के बाद मुझे सिर्फ ई रैंक की कोर मिली है, जिसके मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे। हर रोज़ मैं अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ एक ऐसी कोर हासिल करता हूँ, यह तो बहुत ही कम है। उसी वक्त उसका एक टीम मेंबर उसे कहते हैं यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक और रास्ता है, डेंजिन के अंदर एक और रास्ता है। वह सारे उस रास्ते के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये तो डबल ए डेंजन है, मैंने इसके बारे में सुना है, आज पहली बार देख रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग अपने हाथ पर एक फायर रोल बॉल बनाते हैं और उसके अंदर फेंक देते हैं, जिससे उसके अंदर रोशनी होती है और वो केव काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। मिस्टर सारे टीम से कहते हैं मेरी बात सुनो, अभी तक इस डेंजन का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, इसका मतलब ये इसका बॉस अभी ज़िंदा है और मुझे लगता है बॉस इसके अंदर है। वैसे तो हम अपनी गिल्ड वालों से रोज तक करनी चाहिए और उनके वेट का और इंतज़ार करना चाहिए। फिर बोलता है कि हमें नुकसान हो जाएगा, क्यों ना हम खुद जाकर उसको मार दें। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला, क्यों ना हम वोट करें, वोट में जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। वापस जाना होगा तो वापस जाएंगे और अंदर जाना होगा तो अंदर जाएंगे। काफ़ी सारे लोग अंदर जाने के कहते हैं, कुछ लोग बाहर जाने का कहते हैं। उनकी टीम में 17 लोग होते हैं, 16 में से 8 कहते हैं अंदर जाना चाहिए और 8 कहते हैं बाहर जाना चाहिए। बाहर जाने वाले में जूही भी शामिल होती है, वो भी कहती है कि अंदर नहीं जाना है। सबसे लास्ट में जिनू बच जाता है। मिस्टर सॉन्ग जिनू से कहते हैं अब तुम बताओ हमें किस तरफ जाना है, तुम्हारे वोट पर डिपेंड करेगा, हमें बाहर जाना है या अंदर जाना है। सॉन्ग के हाथ में उसके हाथ में एक मैजिकल कोर होता है। सॉन्ग कहता है मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और बहुत ही जल्दी मुझे अपनी बहन को कॉलेज में दाखिल करवाना है और मेरी बीमार के बारे में भी सोचना है। जिन उनसे कहते हैं मैंने फ़ैसला कर लिया, हम लोग अंदर जाएंगे और बॉस को मारेंगे। फिर वो बॉस फिर सारे लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद कहते हैं यहाँ पर तो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, काफ़ी देर से चल रहे हैं। आपस में बातें करते हुए कहते हैं एक बॉस को मारने के बाद 1 ही घंटे के पोर्टल बंद हो जाता है और हमें चलते हुए 40 मिनट हो गए हैं। अगर हम बॉस को मार भी देते हैं तो बाहर निकलने के लिए समय कम होगा। जिनू जूही से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा, अगर मैं यहाँ पर आने के लिए वोट नहीं करता तो हम सब बाहर चले जाते। जूही कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिनू कहता है क्या तुम सच्ची में ठीक हो? जूही गुस्सा हो जाती है और बोलती है अगर मैं सच कहूँ तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, ये मिशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है
मैंने अपने कितनी ही ज़्यादा हीलिंग पावर तुम्हें हील करने के लिए वेस्ट कर दिया। तुम यहाँ बहुत से फाइट करने के लिए यहाँ आ गए। अगर तुम जख्मी हो जाओगे तो अब मैं तुम्हें कैसे हील करूँगी? जिनू कहता है, मैं तो सिर्फ इसी वजह से अब ज़िंदा हूँ क्योंकि बी रैंक की हीलर है और ये हमेशा फ्री में मुझे हील करती है। जिनू जूही से शेयरी करता है। जूही बोलती है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, और जूही शांत हो जाती है। फिर बोलती है, अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है तो क्यों ना तुम मुझे खाना खाने साथ लेके जाओ। जिनू शर्माता है। जूही उसकी तरफ देखती है और बोलती है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने नहीं जाओगे? जिनू घबरा जाता है और बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों डेंजिन से बाहर जाकर जाएंगे। आखिर में सब लोग चलते हुए एंड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाज़ा होता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे लगता है इस दरवाजे के पार बॉस है। बॉस दरवाजे की तरफ देख कर कहती हैं, अगर ये वो बॉस का रूम है तो इसका दरवाज़ा डेंजरस क्यों नहीं है? यहाँ पर तो मॉन्स्टर्स होने चाहिए। मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हुए, क्या तुम चलकर आने के बाद खाली हाथ वापस जाना चाहोगे? मिस्टर सॉन्ग कहती है, मुझे लगता है हम ही लोग यहाँ पर आने वाले पहले हंटर हैं। अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो वापस जा सकते हो। मुझे अगर अकेले जाना पड़ा तो मैं अकेले अंदर चला जाऊँगा। सारी टीम वाले बातें करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग सी रैंक के हंटर हैं और उनके स्किल्स भी अच्छे हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। सब लोग अंदर चलते हैं। मिस्टर सॉन्ग दरवाजे को खोल देता है और अंदर चले जाते हैं। वो लोग जैसे अंदर चले जाते हैं तो मिसाइलें जलना शुरू हो जाती हैं। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, मैंने कभी पहले ऐसी डेंजिंग नहीं देखी। चलो सारे फैल जाते हैं और आसपास देखते हैं कोई काम की चीज़ है कि नहीं। यहाँ पर देखकर तो नहीं चलता कि काफ़ी अर्जे से यहाँ पर कोई आया होगा। सामने कुर्सी पर एक बड़ा सा स्टैचू होता है, जबकि इर्द गिर्द छोटे स्टैचू होते हैं। उनके हाथ में अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। कईयों के हाथ में वेपन होते हैं, कईयों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जिन उनको देखकर कहते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे स्टैचू हैं और बहुत ज़्यादा डरावना भी लग रहा है। इनको देखकर लग रहा है जैसे हमें घूर रहे हैं। इन सब का ध्यान सेंटर में बैठे हुए बड़े स्टैचू पर पड़ता है। वो कहते हैं, ये वाला तो बहुत बड़ा है, ये कहीं ये इन सब का बॉस तो नहीं? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, नहीं ये बॉस नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ स्टैचू है। लेकिन बारी सारे स्टैचू में से यही एक एक बहुत बड़ा है। और सारे एरिया को चेक करने के बाद कहते हैं, यहाँ तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है, ना ही कोई बॉस है। सिर्फ इन स्टैचू के अलावा कुछ भी नहीं है। मिस्टर सॉन्ग की नज़र मैजिकल सील पर पड़ती है। मिस्टर सॉन्ग को सील को देख कर बोलते हैं, एक बंदा बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग यहाँ पर आएँ, स्टैचू पर कुछ लिखा हुआ है। वो सारे लोग स्टैचू के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। उस पर लिखा होता है कुछ। मिस्टर सॉन्ग पढ़ना शुरू करते हैं। उसके ऊपर हेडिंग में लिखा होता है, कॉर्थिनॉन टेम्पल कमेंडमेंट्स। टोटल 3 कमेंट होती हैं उसमें। सबसे पहली होती है, लॉर्ड की पूजा करो। दूसरी होती है, लॉर्ड की तारीफ़ करो। तीसरी होती है, क्या अपनी वफादारी को साबित करो। उसी टाइम जूही जिनू से कहती है, उस तरफ देखो, वो बड़े वाले पोज की आँखें हिल रही हैं। मुझे लगता है शायद वो हमारी तरफ देख रहा है। जिनू कहता है, तुम्हें कोई वहम हो गया है, वो सिर्फ स्टैचू है। उसी वक्त जिनू को कुछ महसूस होता है। जिनू कहता है, अचानक मुझे डर क्यों महसूस हो रहा है? मिस्टर सॉन्ग जो पढ़ रहे होते हैं वो कहते हैं, इन कमेंडमेंट्स के नीचे लिखा हुआ है, अगर कोई इसको नहीं मानता है, नहीं फॉलो करता है तो इस कमरे से ज़िंदा बाहर नहीं जा पाएगा। साथ ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होता ही सारी टीम घबरा जाती है और कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे? दरवाज़ा तो बंद हो गया, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। उनमें से एक बंदा कहते हैं, तुम लोग तो बकवास कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ और बाहर जाता हूँ। बॉस का खजाना या जो कुछ भी है तुम लोग रख सकते हो। वह वैसे ही दरवाजे को जाकर हाथ लगाता है तो मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर कहते हैं, दरवाजे को हाथ मत लगाओ, हैंडल से दूर रहो। और स्टैचू हिलता है और उसके हाथ में बड़ा सा कुल्हाड़ा होता है और मार देता है। वो कहता है, आज ऐसा पहली बार नहीं है जब मैं मौत को इतनी ज़्यादा नज़दीक से कमजी महसूस कर रहा हूँ। ई रैंक मॉन्स्टर ने अपनी बैग पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मैं हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा। फिर एक बार मैं डेंजिन के अंदर काफ़ी दिनों तक बंद रहा, जहाँ पर मैं भूख की वजह से मरने वाला था। हालांकि वह सारे डेंजिन लो रैंक के थे, लेकिन फिर भी मैं हर बार मरते मरते बचा हूँ। लेकिन मेरे बाकी के सारे टीममेट अपने मैजिकल कोर्स को बेचकर बेहतर वेपन खरीदते थे ताकि वह स्ट्रॉन्ग बन जाएं और मॉन्स्टर को हरा सकें और पैसे कमा सकें। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मुझे अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल देने थे, इसलिए मैं अपने लिए वेपन नहीं खरीदता था और मैं बिना वेपन के ही डेंजन में आता था।
इसलिए मैं अपने लिए एक हीलर भी नहीं रख सकता था, क्योंकि हीलर को भी पैसे देने पड़ते थे और मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता था तो गिल्ड के दोस्त अपनी हीलर से हील करवा देते थे। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी बातें करते थे कि मैं हर बार ज़ख्मी होकर बाहर निकलता हूँ, हीलर पे बोझ बढ़ जाता है, उन्हें हर बार मुझे हील करना पड़ता है। ऐसे मुझे वीकेंड्स हंटर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ज़ख्मी होकर वापस आता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन मैं हंटर हूँ, लेकिन मैं यूज़लेस हूँ। ये सारी बातें करने के बाद हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जिसमें बॉस आंखों की तरफ देखता है, आंखें चमक रही होती हैं। जिन्नू चिल्लाकर बाकी टीम वालों की तरफ कहता है, सब झुक जाओ। आधे झुक जाते हैं, लेकिन आधे लोग खड़े रहते हैं। बॉस स्टैचू की आंखों से लेज़र निकलता है, जो कि उनके सामने अटैक करता है। जितने भी खड़े होते हैं सारे के सारे मर जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग का हार्ट भी कट जाता है। वो टीम से कहता है, क्या तुम ठीक हो? टीम कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। वह सारे लोग अभी नीचे झुके होते हैं। मिस्टर किंग कहते हैं, मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। अगर जिन्नू चिल्लाकर नहीं कहता, हम लोग भी मर चुके होते हैं। जबकि जूही इस सब की वजह से बेहोश हो जाती है। जिन्नू उसके पास ही बैठा होता है, उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हैं और बाकी टीम वालों से कहते हैं, अपनी जगह पर बैठे रहो, कोई भी खड़ी होने की कोशिश नहीं करेगा। अगर हम लोग खड़े होंगे तो फिर से अटैक होगा। मिस्टर सॉन्ग जिन्नू के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुई है। हालांकि यह एक बी रैंक की हीलर है, लेकिन फिर भी यह बेसिक रेड्स पर ही जाती है। ये रेड लेकिन बेसिक नहीं लग रही है। जितने लोग तेरी बात सुन के झुक रहे थे वे बच गए, जबकि बाकी सारे मारे गए। जिन्नू कहता है, क्या वाकई में ऐसी बात है? मिस्टर सॉन्ग कहती है, क्या तुम इसलिए नहीं चिल्लाए थे? क्या तुम्हें पता चल गया था कि लेज़र अटैक करने वाला है? जिन्नू कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस लगा यहाँ खतरा है, इसलिए मैंने कहा झुक जाओ। जिन्नू की नज़र मुझे बाजू पे पड़ती है और मिस्टर सॉन्ग से कहता है, आपका बाजू तो कट गया। सॉन्ग कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, जल्दी से आके मेरी ब्लीडिंग रोकने में मदद करो। सॉन्ग का बाजू बांधने के लिए बैठ जाता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इस बॉस का लेवल क्या होगा? वैसे तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक ए रैंक और डी रैंक पर ही गया हूँ, कभी कभी बी रैंक की रेड पर भी चला जाता हूँ। मिस्टर सॉन्ग्स कहते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, ये डेंजन ना तो ए रैंक है और ना ही बी रैंक, क्योंकि ए रैंक और बी रैंक के डेंजन्स में भी इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं होते, और ये बिग बॉस तो एस रैंक लग रहा है। साथ ही मिस्टर सॉन्ग्स कहते हैं, उस स्टैचू पर लिखा हुआ था 3 कमेंडमेंट के बारे में। पहले लॉर्ड की पूजा करो, दूसरा लॉर्ड की तारीफ़ करो, और तीसरा अपनी फेथ को साबित करो। तुम लोग ऐसा नहीं करते तो जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। जिन्होंने मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, तो इसका मतलब ये जो कुर्सी पर बैठा है यही इसका लॉर्ड है, और हम इन सबको नहीं हरा सकते। यही एक बात फिर से बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है। आज से 10 साल पहले इस तरह के पोर्टल बनाना शुरू हो गए थे, जिसमें बहुत सी अजीब सी बातें थी। हमारे इंसानों में बहुत से ऐसे इंसान थे जो हंटर बन गए, और इनमें सुपर एबिलिटीज़ आ गई। मैं भी एक हंटर बन गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी सुपर एबिलिटी नहीं आई, इसलिए मेरा रैंक ई ही रहा। हालांकि मैं नॉर्मल इंसानों से पावरफुल हूँ, लेकिन दूसरे हंटर्स के मुकाबले मेरी पावर बहुत ज़्यादा कम है। कोई भी नॉर्मल इंसान इन पोर्टल्स को पार करके अंदर नहीं आ सकता। सिर्फ हम हीरोज़ ही हैं जो इस डंजल को पार कराते हैं और इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता, इस डंजन में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं जो कि हमारी सोच से भी ज़्यादा डरावने होते हैं, जिनको मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, क्या आप ठीक हैं? आपकी ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही। सॉन्ग कहते हैं, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? यहाँ पर आते टाइम हम अपने साथ 3 हीलर लिए थे, उनमें से एक हीलर तो लेज़र विन की वजह से मर गया, उसकी तो बॉडी भी नहीं मिल रही। दूसरा हीलर डर गया है, और तीसरा हीलर वो लड़की है जो कि पहले से बेहोश हो चुकी है। मुझे लगता है कि थोड़े वक्त के लिए मुझे कोई हीलर मिलने वाला है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें यहीं पे झुके रहना चाहिए जब तक कि सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। जैसे ही मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। सारे टीम वाले बैठे रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये तो सिर्फ डी रैंक की मेंशन थी, यहाँ पर इतना पावरफुल बॉस कैसे हो सकता है? जिन्हों सोचता है, अगर हम यहीं पर खड़े रहे तो क्या हम बच पाएंगे? लेकिन हम यहाँ से भाग जाते हैं तो दरवाजे पर गार्ड है, वो भी हमें मार देगा। मुझे नहीं लगता कि ये स्टैचू हमें यहाँ से निकलने देंगे।
उसी टाइम उसकी टीम का एक मेंबर खड़ा होता है और कहता है, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता, मुझे यहाँ से वापस जाना है। मैंने इतनी मुश्किल से यहाँ गिल्ड को ज्वाइन किया था, मैं नहीं मर सकता। उसकी हंटर की स्पेल पावर है हील, स्पीड से वह आगे बढ़ सकता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा हिलना मत। वो हंटर मिस्टर सॉन्ग से कहता है, मुझे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं, मुझे पता है मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं स्टैचू के पकड़ने से पहले से ही निकल जाऊँगा। स्टैंस लेकर एक जोरदार जंप लगाता है और स्पीड के साथ दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे ही वह दरवाजे के करीब जाता है, उसी वक्त बड़ा स्टैचू उसकी आंखों से लेज़र निकलता है। लेज़र अटैक से उसके पाँव के अलावा कुछ भी नहीं बचता। बाकी के हंटर घबरा जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिनू भी कहता है, ये स्टैचू तो हमें मार सकता है। मिस्टर किम कहते हैं, इनके लिए हमें मारना एक कीड़े को मारना जितना भी आसान नहीं है, लेकिन ये मारना चाहे तो हमें एक साथ मार सकते हैं। जिनू पूछता है, फिर ये लोग हमें मार क्यों नहीं रहे? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे क्या पता। हालांकि ये स्टैचू हमें जब चाहे मार सकते हैं, लेकिन ये हम पर अटैक नहीं कर रही है। ये बाकी मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा अलग है। बाकी मॉन्स्टर तो देखते ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखे सोचे प्लेन की तरह काम कर रहे हैं। जैसे दरवाजे के पास वाला स्टैचू दरवाजे के हाथ लगाते ही अटैक करता है। बड़ा वाला बॉस स्टैचू जैसे हम हरकत करते हैं तब हम पर अटैक करता है। मुझे लगता है ये पैटर्न में अटैक कर रहे हैं। पैटर्न का लफ्ज़ सुनते ही जिनू को समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्या चलता है। जिनू कहता है, मुझे लगता है इस कमरे के अंदर एक रूल है, हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। जिनू की नज़र उन कमेंट्स पे पड़ती है। जिनू सॉन्ग से कहते हैं, कमेंट में क्या लिखा हुआ था? उनमें से पहली कमेंटमेंट कौन सी थी? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, उनमें से पहली ये थी, लॉर्ड की पूजा करो। जिनू उस बड़े स्टैचू की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है ये बड़ा स्टैचू लॉर्ड है, और थोड़ा सा ऊपर की ओर उठता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं हो, मारे जाओगे। जिनू कहता है, ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया है। ये बड़ा वाला स्टैचू हम पर तब अटैक नहीं करता जब लोग हम हरकत करते हैं, बल्कि तब करता है जब हम सर्टेन हाइट से ऊपर उठते हैं। मुझे लगता है पहली कमिटमेंट समझ ली है, लॉर्ड की पूजा करनी मतलब लॉर्ड के सामने झुकना है। हम सब ने इसको सामने झुकना होगा। मिस्टर किंग कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं हो? इसका मतलब ये कैसे हो सकता है? जिनू कहता है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लॉर्ड की पूजा करना, इसका मतलब यही है कि इसके सामने झुकना होगा। हम इसके सामने झुकेंगे तो ये हम पे अटैक नहीं करेगा। मिस्टर सॉन्ग हंसते हुए कहते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर वो सबसे कहते हैं, सभी लोग इसके सामने झुक जाओ। वे सारे लोग बॉस स्टैचू के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, हमें ज़िंदा रहना है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर ऐसा करके हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। थोड़ी देर इसी तरह झुके रहने के बाद स्टैचू की तरफ देखते हैं तो बड़े स्टैचू की चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो हंसना शुरू कर देता है। वह कहता है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ क्या हुआ है? वह हमें देखकर खुश क्यों हो रहा है? जिन्हें सोचना शुरू कर देता है, पहले इसने कितने लोगों पे अटैक किया, कितनों को मार दिया, हम में से कितने ज़िंदा हैं, हमें कितनी देर इसके सामने झुक कर रहना होगा। वह कहता है, मुझे लगता है इसने अटैक करना बंद कर दिया, मुझे लगता है हम खड़े हो सकते हैं। क्या वाकई में हमारा झुकना काम आ गया? साथ ही बैग बिल्कुल खड़ा हो जाता है और कहता है, इसने अटैक करना बंद कर दिया है, देखो तुम लोग भी खड़े हो सकते हो। फिर सब सारे हंटर खड़े हो जाते हैं। ये तो वाकई में अटैक करना बंद कर दिया, इसका मतलब हम यहाँ से निकल सकते हैं। जिनू कहता है, नहीं, हम लोग अभी तक सेफ़ नहीं हैं। उसी वक्त एक बड़ा सा स्टैचू अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। सारे हंटर घबरा जाते हैं और कहते हैं, कहीं ये हमसे फाइट तो नहीं करने वाला? मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर जिनू से कहते हैं, अब जल्दी से बताओ कि हमें क्या करना है, क्या तुम्हारे पास और कोई प्लान है? जिनू से मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, मुझे नहीं पता अब क्या करना है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। उसी वक्त बड़ा स्टैचू अपना पैर उठाता है और हंटर पर मारने की कोशिश करता है। वह सारे हंटर उसके पाँव से दूर हो जाते हैं। जिन्नू चिल्लाकर कहता है, मैंने पहले कहा था, इस डेंजर रूम के अपने रूल्स हैं, हमें कमेंडमेंट्स को फॉलो करना होगा। पहला रूल था पूजा करना, पूजा कर दी, अब इसकी प्रेयर करनी है, हमें इसकी तारीफ़ करना होगी। सारे हंटर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, हम इसकी प्रेयर्स कैसे करेंगे? हमें
हमने तो प्रेयर की भी नहीं। एक हंटर कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। पहले मैं चर्च का मेंबर हुआ करता था, वहाँ पर मैं स्पीच देता था। हम गॉड की प्रेज के लिए गाना भी गाते थे। वो हंटर आगे बढ़ता और गले में पहने हुए क्रेस को नेकलेस को पकड़ते हुए कहता है, लॉर्ड मैं आपका बंदा हूँ, मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग की बरसात करो और मुझे एक नया इंसान बना दो जो कि गुनाहों से पाक हो। मेरे अंदर से सारी डार्कनेस को बाहर निकाल दो, कमज़ोरियों को दूर कर दो। मेरे लॉर्ड मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप मेरी मदद करें। मिस्टर किंग कहते हैं, क्या वाकई में इसकी प्रेयर काम कर रही है? मिस्टर बाग के मरने के बाद वह सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जिनू कहता है हम इसकी प्रेयर कैसे करें, यह तो कोई गॉड नहीं है बल्कि डेवल है। जिनू कहता है दोनों ही तरफ मौत है, पीछे हमारे बड़ा सा स्टैचू और सामने वो स्टैचू हैं जो गार्ड के तौर पर हैं। जैसे हम लोग स्टैचू के करीब जाते हैं वो हम पर अटैक करते हैं और अगर हम सेंटर में रहते हैं तो ये बड़ा स्टैचू हम पर पैर रख देगा। जिन्हों उन सारे स्टैचू की तरफ देखता है और कहता है किसी के पास कुल्हाड़ा है, किसी के पास एरो है, किसी के पास तलवार है और किसी के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, हम लोग क्या करें, मुझे सोचना होगा। फिर से हैरान होता है और कहता है फिर दीवार के साथ जो छोटे स्टैचू हैं उनमें से आधों के पास हथियार है और आधों के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों है? क्या वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अटैक करेंगे? साथ ही सोचता है ऐसा नहीं होता है, जैसे हम लोग गार्ड्स के करीब जाते हैं वो अटैक करते हैं, इसका मतलब इसके पास हथियार हैं इसलिए अटैक करते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स वालों के पास जाएंगे तो वो लोग हम पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हथियार नहीं। जिन सारे हंटर से कहता है जल्दी से भाग कर इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टेचू के पास चले जाओ। इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना शुरू कर देता है। मिस्टर सॉन्ग अपने बाकी की टीम मेंबर से कहते हैं ये लोग हम पे अटैक नहीं कर रहे हैं, जल्दी से इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेचू के सामने खड़े हो जाओ। वह सारे लोग इंस्ट्रूमेंट्स के सामने वाले स्टेचू के बैठ जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स बजना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर किंग भी जाकर एक स्टेचू के सामने बैठ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अपनी बाकी मौत की वजह से जिन्होंने जूही का हाथ पकड़ा होता है और दोनों इकट्ठे होते हैं। जिन्हों भागता हुआ जिन्हों जूही को अपने साथ लेकर इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेचू के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है जल्दी से इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करो, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता। जिन्हों और जूही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये बज क्यों नहीं रहा। जूही रोना शुरू कर देती है और कहती है कहीं ऐसा तो नहीं एक स्टेचू के नीचे दो लोग खड़े नहीं हो सकते, अगर हम दो इकट्ठे खड़े होंगे तो नहीं बजेगा। जिनू को जैसे इस बात की समझ आती है, जिनू जूही का हाथ छोड़ देता और भागता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है और जूही से कहता है यहीं रहना, तुम सेफ रहोगी। वहीं उन स्टैचू में से लास्ट स्टैचू होता है। जिनू भागता उसकी ओर जाता है। जिनू को लगता है उसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वह बड़े वाला स्टैचू पर पैर रखता है, लेकिन जिनू बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है और भागता हुआ उस बड़े से स्टैचू के पास पहुंच जाता है जिसके पास उसे लगता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर कहते हैं तुम गलत स्टैचू के सामने हो, जल्दी से वहाँ से निकलो। असल में उसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था बल्कि शील्ड होती है। जिन्हों उसके सामने जाकर गिर जाता है और वो स्टैचू अपनी शील्ड के साथ अटैक करता है। जिन्हों रेंगता हुआ दूसरे स्टैचू की तरफ जाता है और कहता है मुझे इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू ढूंढना होगा और साथ ही अपने गॉड से कहता है अगर वाकई में कोई गॉड है तो मेरी मदद करो, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू दे दो जिससे मेरी जान बच सके। जिनू कहता है अभी मैं मौत और ज़िंदगी के बीच खड़ा हूँ, मेरे हाथ में ज़िंदगी की डोर है और जो कि टूटने वाली है। लेकिन साथ ही वह रेंगता हुआ एक स्टैचू के सामने पहुँच जाता है। वह स्टैचू वाली औरत गाना गाना शुरू कर देती है और जिनू की जान बच जाती है। ये स्टैचू कमरे का लास्ट इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू होता है। सारे स्टैचुओं के गाना गाने के बाद दूसरी कमिटमेंट पूरी हो जाती है और वो स्टैचू वहीं रुक जाता है। जूही भागती हुई जिनू के पास आती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन जैसे जूही उसके करीब आती है मुंह पर हाथ रख के रोना शुरू कर देती है क्योंकि लास्ट शील्ड के अटैक के वजह से जिनू का पाँव कट गया। जूही वहीं पर खड़ी रोना शुरू कर देती है। जूही जल्दी से उसकी कटी हुई टांग के पास बैठ जाती है और मैजिकल पावर से हील करने की कोशिश करती है। जिन्हों जूही से कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे हील नहीं कर पाओगी। जूही कहती है आराम से बैठे रहो, मुझे कोशिश करने दो। जूही अपनी बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर इस्तेमाल कर लेती है जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से खून बहना स्टार्ट हो जाता है।
मिस्टर सॉन्ग और बाकी हंटर जूही के लिए परेशान होते हैं और कहते हैं क्या ये बिल्कुल ठीक है, हमें ये खुशी है कि जिनू बच गया। मिस्टर कहते हैं यहाँ पर 17 लोग आए थे और 6 जिंदा बचे हैं, उनमें से 2 बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। मिस्टर सॉन्ग का हाथ कट गया और जिन्नू की टांग कट गई है। मिस्टर किंग मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं यह तो बहुत बुरा हुआ कि आपका हाथ कट गया, लेकिन ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ है। टीम लीडर के तौर पर आपने गलत फैसला किया, हम सबको यहाँ लेकर आए, हम सब यहाँ बात से बाहर निकलते ही आपको सज़ा दी जाएगी। बहुत स्टैचू हिलना शुरू हो जाता है और अपने हाथ को हिलाता है। वह अपने हाथ का इशारा करते हुए पत्थर ज़मीन में से 2 पत्थर निकालता है। असल में एक पत्थर सेक्रीफाइस के लिए टेबल होता है जिसे अल्टर कहते हैं। सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब क्या, हमें क्या करना है। मिस्टर किंग कहते हैं इसका क्या मतलब है। जिन्नू कहता है यह एक अल्टर है, हमें यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस रखना होगा। वो लोग जिन्नू से पूछते हैं अब सेक्रीफाइस का क्या मतलब है। वो इन्हें बताता है पुराने वक्तों में ऐसे किया करते थे, पत्थर के ऊपर अपने सेक्रीफाइस पेश किया जाते थे जो कि गॉड्स के लिए होते थे। वहाँ पर या तो अपना ब्लड दिया जाता था या फिर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी या फिर कुंवारी लड़कियों की। इस डेंजन की तीसरी कमिटमेंट यही थी कि अपनी फेथ को साबित करो, इसे पार कर लेते हैं तो हम यहाँ से बाहर जा पाएंगे। मिस्टर किंग जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं चाहे मैं कितना ही बेवकूफ़ क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे समझ आ रही है यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस्टर किंग मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं मुझे लगता है शायद हमें यहाँ से पर किसी की बलि चढ़ानी होगी। साथ ही अपनी तलवार मिस्टर सॉन्ग के गले पर लगते हैं और कहते हैं ये सब आपकी वजह से हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ आपकी ही बलि चढ़ानी चाहिए। आपके गलत फैसले की वजह से मेरा दोस्त मारा गया, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, वह अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर आया था, जबकि 10 और हंटर मारे गए। तुम हमारे टीम लीडर हो, तुम्हें हमारी सबकी जिम्मेदारी लेना होगी। अब जल्दी करो और इसे साबित करो। जिन्नू मिस्टर किंग से कहता है आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। मिस्टर किंग से कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। मिस्टर सॉन्ग किम से कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तुम सबकी जिम्मेदारी लेना होगी। अपनी तलवार को हटा लो, मैं अपनी मर्जी से ये सब कुछ करना चाहूँगा, मैं तुम लोगों के लिए अपनी बलि ज़रूर दूंगा। जिन्नू चिल्लाकर उसे कहता है लेकिन ये मिस्टर सॉन्ग की गलती कैसी हो सकती है, हम सब ने वोट दिया था और उसके बाद हम यहाँ आए हैं। मिस्टर सॉन्ग उस पत्थर के पास ले जाते हैं और खड़े होते हैं। उनके वहाँ पर जाने से एक रेड फायर जलती है। मिस्टर किंग कहते हैं अब क्या होने वाला है। मिस्टर सॉन्ग जिन्नू से कहते हैं मैं यहाँ पर आ गया और अब मुझे क्या करना है। जिन्नू सोचना शुरू कर देता और कहता है इसके वहाँ पर जाने से एक रेड फ्लेम जली है, इसका मतलब क्या है, इसे सेक्रीफाइस नहीं चाहिए। साथ ही वो बाकी हंटर से कहता है मुझे भी वहाँ जाना है। 2 हंटर वहाँ आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, उठाते हैं, सहार देते हैं और कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या था। जिन्नू कहता है मुझे वहाँ लेके जाओ, मुझे लगता है वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही तीनों लोग उस ऑल्टर पर पहुँचते हैं वहाँ पर 3 और फायर जलने लग जाती हैं। जिन्नू कहता है अगर हम इस ऑल्टर पर खड़े रहेंगे तो क्या हमें दूसरे लोग बचाने आएंगे। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मुझे नहीं पता, वैसे भी इस डेंजन को ओपन हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक डी रैंक की डेंजन है। इसमें बहुत सारे एंटर यहाँ पर आना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, यहाँ के मॉन्स्टर्स कमज़ोर होते हैं। साथ ही ये वह बैकग्राउंड स्टोरी बताता है जैसे हमारी दुनिया में एक पोर्टल ओपन होता है, उसका 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन के बाद उसका दरवाज़ा खुल जाता है और मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ सकते हैं। हंटर्स की रेट का यही मतलब होता है कि हमें 7 दिन के अंदर अंदर उन सबको मारना होता है और उनके बॉस को भी। जैसे ही बॉस मर जाता है तो पोर्टल बंद हो जाता है। जिन्नू कहता है अगर हमने इन मॉन्स्टर्स को यहाँ नहीं रोका तो ये मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में बाहर चले जाएंगे। जिन्नू जूही और किम से भी कहता है तुम लोग भी यहाँ आ जाओ। जिन्नू कहता है यहाँ सबके लिए रेड फ्लेम जल रही है, अगर हम सारे यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे तो ट्रायल शुरू नहीं होगा। मिस्टर किंग और जूही भी वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ आकर अल्टर पर खड़े होती हैं तो उनके लिए भी 2 फ्लेम और जलती हैं। फिर एक दायरे में ब्लू रंग की फ्लेम भी जलती हैं। जैसे ही वह ब्लू रंग की फ्लेम जलती हैं दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाती है। फिर सब हैरान हो जाते हैं दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया, क्या हम लोग यहाँ से जा सकते हैं या फिर यहाँ पर कुछ और होने वाला है।
साथ ही वहाँ पर ब्लू फ्रेम में एक लैंप बुझ जाती है। स्टैचू जो दीवारों के साथ खड़े थे वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर कहते हैं, अब क्या होगा, ये लोग तो हमारी तरफ आ रहे हैं। एक एक करके ब्लू फ्रेम बुझना शुरू हो जाती हैं और बड़े स्टैचू उनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें वो फिर से अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और जितनी तरफ हम स्टैचू की तरफ देखते रहते हैं वो स्टैचू खड़े रहते हैं। जैसे हम अपनी आंखें दूसरी तरफ करते हैं वो आगे की तरफ मुँह करते हैं। जिन्हों जूही से कहते हैं, जल्दी से अपनी आंखें खोलो। तुम अपनी आंखें बंद करती हो तो वो आगे बढ़ती हैं। मिस्टर किंग उससे कहते हैं, क्या तुम कहना चाहते हो जो बचपन में खेलते थे तो जैसे ही आंखें बंद करते थे प्लेयर आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब है हमें आंखें बंद नहीं करनी, हमें स्टैचू की तरफ देखना है। जैसे ही स्टैचू उनकी तरफ देखते हैं उनमें से एक हंटर लड़की बाहर भागना शुरू कर देती है और दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही वो भागती है तो एक फ्रेम बुझ जाती है। मिस्टर किंग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बाहर चली गई। मिस्टर सॉन्ग भी कहती हैं, ये कैसे हुआ, यह तो दरवाजे से बाहर निकल गई। एक बंदे के कम होने से सिर्फ थोड़ा सा दरवाज़ा कम होता है, सब सोचने लगते हैं। जैसे ही हम लोग 6 लोग ऑल्टर पे खड़े हुए, 6 के लिए ऑल्टर जलने लगी। जैसे ही एक हंटर बाहर गया उसके नाम की रेड फ्लेम ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो गया। क्या दरवाज़ा का खुलना एक ट्रैप हो सकता है? सबसे पहले हमने लॉर्ड की पूजा की, उसके बाद हमने प्रेयर की। अब हमें अपनी वफ़ादारी साबित करनी है। क्या हमें यहाँ पर खड़ा रहना चाहिए? क्या इससे हमारी वफ़ादारी साबित होगी? जिनों के साथ खड़ा दूसरा हंटर कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वह जिनों को पीछे की तरफ धक्का देते हुए भाग जाता है, पर वो वाला भी हंटर दरवाजे को पार कर जाता है और बाहर चला जाता है। उस हंटर के नाम की रेड फ्लेम भी बुझ जाती है, जिससे दरवाज़ा और क्लोज हो जाता है। जिनों चिल्लाकर मिस्टर किम से कहता है, तुम लोग यहीं पर रहो, अगर हम लोग इनमें से और ज़्यादा लोग यहाँ से गए तो आंखें नहीं बचेंगी और हम सबको देख नहीं पाएंगे और करीब पहुँच जाएंगे और हमें मार देंगे। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, जीनू एक्सप्लेन करो, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? जीनू कहता है, मेरी बात का ये मतलब है कि हमें यहीं पर रहना है जब तक कि ये ब्लू फ्रेम ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही ब्लू फ्रेम ख़त्म हो जाएंगी और स्टैचू रुक जाएंगे हम बाहर जा पाएंगे। मुझे लगता है ये ब्लू फ्रेम्स टाइमर की तरह काम कर रही हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इनका फ्लेम का ताल्लुक दरवाजे के बंद हो जाने पर है। जैसे ये बुझ जाएंगी दरवाज़ा बंद हो जाएगा और हम बाहर नहीं जा पाएंगे। मिस्टर किंग है, मुझे कभी नहीं लगता था कि तुम जैसे ई रैंक का लड़का हमारी इतनी मदद करेगा। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी माँ आज जान बचा कर रखी। आई एम सॉरी। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए जिनमें से बहुत सारे मर चुके हैं और जितने भी ज़िंदा हैं सारे तुम्हारी वजह से हैं। और साथ ही मिस्टर किम रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मेरी भी एक फैमिली है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए रुक सकता हूँ, मुझे वापस जाना है अपनी फैमिली के पास। और मिस्टर किंग भी ऑल्टर को छोड़कर भागते हुए दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना। जिन्नू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, मुझे तो तुम्हारी बात पे हंसी आ रही है। तुम्हारे भाग जाने का मतलब तो यह है कि हम में से यहाँ पर कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। जिन्नू अपने सर पे हाथ रख कर उदास होकर वो बैठ जाता है। यहीं पर मिस्टर किम के वहाँ से भाग जाने के बाद सिर्फ 3 लोग पीछे अल्टर पे बचते हैं, जिनमें एक जूही, मिस्टर सॉन्ग और हमारा हीरो जिनू है। मिस्टर सॉन्ग दरवाजे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर किम के भागने के बाद दरवाज़ा और भी ज़्यादा क्लोज हो गया है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, वैसे तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे समझ आ चुकी है यहाँ क्या हो रहा है। वह जिनू से कहते हैं, जूही को अपने साथ लो और चले जाओ। जब तक कि इस अल्टर पर एक भी इंसान मौजूद रहेगा, जब तक ये दरवाज़ा बंद नहीं होगा। तुम और जूही की ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मिस्टर सॉन्ग जूही से कहते हैं, जिनों की मदद करो और दोनों यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जूही डर के मारे ज़मीन पर बैठी हुई होती है और उसकी टांगें बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर दी।
जूही मिस्टर सॉन्ग से कहती है, लेकिन मेरी टांगें काम नहीं कर रही, मैं चल नहीं पाऊंगी। जूही वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सॉन्ग जूही से कहते हैं, मुझे लगता है तुमने शायद अपनी पावर इस्तेमाल ज़्यादा कर दी, इसकी वजह से अब तुम्हारी टांगें काम नहीं कर रही। जिनू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, आप जूही को अपने साथ लें और चले जाएं। वैसे भी मेरी एक टांग नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा। आप जूही को उठा लें और यहाँ से बाहर चले जाएं। मैं यहीं पर रुकता हूँ। जूही चिल्लाकर जिनू से कहती है, नहीं, तुम्हारी बजाय मैं यहाँ पर रुकती हूँ। जिनू जूही से कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि यहाँ से बाहर जाकर मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। साथ ही जिनू अपना मैजिकल कोर उसे देते हुए कहता है, तुम जाकर खाना खा लेना, मैं बाद में आकर तुझे ज्वाइन करूँगा। अगर मैं ज़िंदा वापस आ गया तो तुमसे मैं अपना मैजिकल कोर वापस ले लूँगा और खाना भी खाऊँगा। जूही रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सॉन्ग उसकी गर्दन पे मारते हैं और वो बेहोश हो जाती है और कहते हैं, बच्चे वाली बातों का वक्त नहीं। साथ ही जूही को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। जिनू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, जूही का ख्याल रखना मेरे लिए। मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं, हाँ, मैं ज़रूर रखूँगा। फिर जिनू वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है, जबकि मिस्टर सॉन्ग जूही को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग जूही बाहर निकलते हैं। जिनू कहता है, चलो शुक्र है, बाकी सब तो यहाँ से चले गए, सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर मरने वाला हूँ। अगर मुझे पता होता कि मैं इस डेंजन के अंदर मरने वाला हूँ तो मुझे इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए थी। अब मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होगा। वहीं अल्टर पर एक तलवार गिरी होती है। जिनू उस तलवार को उठा लेता है और कहता है, अब जबकि मैं मरने वाला हूँ तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं मरने से पहले एक मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर ही जाऊँ। वह सारे स्टैचू उसके मॉन्स्टर उसके करीब पहुँच जाते हैं। जिलू का ब्लड बहने के से वह बेहोश होने की कगार पे रहता है और उसकी आंखें बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से स्टैचू और भी करीब हो जाते हैं। जिनू अपनी तलवार उसके सामने करता है और कहता है, अटैक करो मुझ पर, मैं तुम में से एक को तो ज़रूर मारूंगा। लेकिन साथ ही वो स्टैचू अपने भाले से उस पर अटैक करते हैं और जिनू के बाजू के अंदर अपना भालू डाल देता है और उठा लेता है और अल्टर के पत्थर पे फेंक देता है। जिनू अल्टर के पत्थर पे लेटा होता है और कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, काश मेरे पास एक मौका होता, काश मुझे एक और चांस मिल जाए। मेरे पास भी मेरी फैमिली है, मुझे उनकी केयर करनी है, मैं अभी यहाँ पे मरना नहीं चाहता। हालांकि यह फैसला मेरा था कि मैं यहाँ रुकता हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। वह बड़ा सा स्टैचू उस पर अटैक करने वाला होता है। जिनू कहता है, काश मेरे पास एक और चांस होता, मुझे बस एक और चांस मिल जाए, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। जैसे ही वह बड़ा स्टैचू उस पर अटैक करने वाला होता है, सारी ब्लू फ्लेम बुझ जाती हैं और उनके बुझने के साथ ही स्टैचू रुक जाते हैं और एक अलार्म बजने के साथ ही जिनों के सामने एक विंडो ओपन होती है। तुमने सीक्रेट मिशन के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरा कर लिया है। जिनू कहता है, ये सीक्रेट मिशन क्या है और मैंने कौन से रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। साथ ही फिर से आवाज़ आना शुरू होती है, जो कि उस विंडो पे लिखा होता है, वही उस पर आवाज़ आ रही होती है। जिनू कहता है, अब इसका क्या मतलब है। वहीं पर एक और विंडो ओपन होती है जिस पे लिखा होता है, तुमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, अब तुम एक प्लेयर बन सकते हो। क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहोगे। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो 0.02 सेकंड के अंदर ही मर जाओगे। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो मैं एक प्लेयर बन जाओगे। जिनू कहता है, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है यही वो सेकंड चांस है जिसका मुझे इंतज़ार था। मुझे मरना नहीं, मुझे एक्सेप्ट है, मैं प्लेयर बनना चाहूँगा। जिनू जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। विंडो पर लिखा जाता है, वेलकम प्लेयर, और साथ ही जिनू की बॉडी में से रोशनी निकलती है और सारे स्टैचू ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब भी जिनू की आँख खुलती है, जिनू एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठा होता है। जिनू अपने आसपास देखता है और कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा था। उसी वक्त दरवाज़ा खुलता है और हंटर एसोसिएशन गिल्ड से दो इंस्पेक्टर आते हैं। जिनू उन दोनों से पूछता है, तुम लोग कौन हो। वो लोग उनसे कहते हैं, हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोग काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे कि कब तुम्हें होश आए। हम लोग कोरियर हंटर गिल्ड्स के इंस्पेक्टर हैं। जिनू उनसे कहता है, लेकिन इंस्पेक्टर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए। वो इंस्पेक्टर जिनू को बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिन से बेहोश हो। जिनू उनसे पूछता है, जूही और मिस्टर सोही का क्या हुआ, क्या वो दोनों ठीक हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग का बाजू कट गया था, इसकी वजह से अब वो मुझे नहीं लगता हंटर का काम कर पाएंगे, शायद वो रिटायर हो जाएं। और जूही अभी भी हॉस्पिटल में है क्योंकि उसने बहुत भी ज़्यादा माना इस्तेमाल कर लिया था और ड्रामा से बाहर नहीं निकली। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों दोबारा हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहेंगे।
साथ ही वो इंस्पेक्टर मिस्टर किंग के बारे में बताते हैं। जिन्हों कहता है नहीं, उनके बारे में रहने दो, मुझे उनके बारे में नहीं जानना। इंस्पेक्टर जिन्हों से कहता है उस डेंजिन में, जो कि डबल ए डेंजन सी, वहाँ पर जितने भी लोग जिंदा बाहर निकले उनकी तो टोटल तादाद 6 है। हालांकि हम लोग जानते हैं डेंजर के अंदर मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा खतरा होता है और मरते भी हैं, लेकिन इसकी तरह इकट्ठे एक साथ मरना बहुत ही अनोखी बात है। जब हमारे इंस्पेक्टर वहाँ पर गए थे तब तुम अल्टर के पत्थर पर अकेले लेटे हुए थे, तुम्हारे अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, कोई स्टैचू भी नहीं। वह कमरा तुम्हारे अलावा खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिनू कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर उससे कहते हैं हाँ, हमें भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि बाकियों के बयान के मुताबिक वहाँ पर स्टैचू थे, इतनी सारी लाशें भी थी। सारे बचने वाले ने जो बयान दिया था वो सबका एक जैसा था, इसलिए हम इस बात पे यकीन करना पड़ेगा। और तुम्हारे बारे में यह ख्याल है कि तुम्हें डबल वेकनिंग मिली है। जिनों से कहता है डबल वेकनिंग का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर जिनों से कहते हैं जब एक हंटर को उसे के स्टेट्स मिलते हैं, जब वो एक हंटर बनता है उसका पावर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन बहुत दफ़ा देखा है एक हंटर के दोबारा वेकनिंग होती है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस की मिसालें हैं, जैसे सी रैंक के हंटर डायरेक्टली ए रैंक पे चले गए, ए रैंक वाले डबल एस रैंक पे चले गए। साथ ही वो इंस्पेक्टर अपने पास मैजिक पावर डिटेक्टर लेके आता है जिसमें एक मानक क्रिस्टल लगा होता है। जिन्हें कहते हैं तुम्हें बस इसके ऊपर हाथ रखना होता है और हमें पता चल जाएगा तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। अगर वहाँ पर वाकई इतने ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स थे तो तुम्हारे जैसे नॉर्मल पावर वाले हंटर इसे हैंडल नहीं कर सकते थे। इनको हैंडल करने के लिए या तो ए रैंक के हंटर या फिर एस रैंक के हंटर की ज़रूरत थी, इसलिए हम तुम्हारे पावर लेवल को जांचना चाहते हैं। हमें लगता है कि तुम्हारी डबल वेकनिंग हुई है, तुम पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, जिसकी वजह से तुम उनको मार पाए। जिन्हों इस क्रिस्टल पे हाथ रखता है, वो इंस्पेक्टर अपने हाथ में मीटर पकड़ता है और कहता है देखते हैं इसके पास कितनी पावर है। लेकिन वो रीडिंग देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम वाकई में बहुत कचरा हो। हालांकि ई रैंक के हंटर भी नॉर्मल पावर 70 होता है और तुम्हारा पावर तो सिर्फ 10 है। जिन्हों इंस्पेक्टर से कहता है क्या हुआ, मुझे भी तो बताएं कितनी पावर है मुझ में। इंस्पेक्टर से कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हमें शायद गलतफहमी हो गई, हमें लगा शायद तुम्हें डबल वेकनिंग हुई है। साथ ही वो उसे कुछ बताए बिना बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने से बाद जिन्नू कहता है इन लोगों को तो पता था कि मैं वीकेस्ट हूँ, फिर ये लोग मेरा टेस्ट करने आए ही क्यों? वहीं पर बैठे बैठे जिन्नू के सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें एक मैसेज के बारे में बताया जाता है। क्या हमारे पास एक जिन्नू कहता है क्या इंस्पेक्टर को ये विंडो नज़र नहीं आई? क्या मुझे नज़र आ रही है? कमल में से अपना पावर निकालता है और कहता है मेरा तो पाँव भी वापस जुड़ चुका है और मेरी बॉडी पर कोई जख्म भी नहीं है। अब तो मुझ पर खुद पर भी यकीन नहीं रहा, पता नहीं सपना था या रियलिटी। क्या मुझे उन इंस्पेक्टर को विंडो के बारे में बताना चाहिए था या फिर अपने बॉडी पार्ट के वापस आने के बारे में? जिनू उस विंडो पर टच करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। जिनू कहता है मुझे तो लगा था यह टच स्क्रीन है। उसी वक्त उसकी बहन अंदर आ जाती है और कहती है भाई ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे सर पर चोट तो नहीं लगी? असल में उसकी बहन को भी विंडो नज़र नहीं आ रही थी। उसकी बहन चिल्लाती है और उसके पास आ जाती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था दोबारा डेंजर में नहीं जाना, तुझे कहा था जख्मी होकर मत आया करो, मैं परेशान हो जाती हूँ, बाकी सारे हंटर होकर क्यों नहीं आते, तुम ही अकेले ऐसे हो जो जख्मी होकर बाहर आते हो। अगर तुमने ऐसा बंद नहीं किया तो मैं अपनी स्टडी छोड़ दूँगी और मैं भी काम करना शुरू कर दूँगी। तुम हमेशा मेरी स्टडी के लिए काम करना पड़ता है। वो मैसेज वाली विंडो अभी भी उसके सामने थी। जिनू अपनी बहन से कहता है क्या तुम्हें ये चीज़ नज़र आ रही है? जीना कहती है नहीं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जिनू से कहता है अगर तुम्हारे पास गेम में कोई मैसेज हो जो तुम्हें पढ़ना हो तो तुम कैसे पढ़ोगी? जीना उसे कहती है मुझे लगता है तुम्हारे सर में कोई चोट लगी है और तुम पागल हो गए हो। अगर तुम्हारे पास कोई मैसेज है तो अपने मेल बॉक्स को ओपन करो और पढ़ लो। जिनू कहता है ओपन द मेल बॉक्स और मैसेज ओपन हो जाता है। मैसेज में लिखा होता है कि उसने डेली क्विज को पूरा करना है जो कि अपनी पावर को इंक्रीज़ करना है। जिनू कहता है अब इसका क्या मतलब हो सकता है? डीना उसको कहती है मैं जाती हूँ। बाहर उसकी दोस्त खड़ी होती है, वो उसे कहती है चलो यहाँ से चलें और दोनों हॉस्पिटल से चले जाती हैं। जिनू के पास और भी विंडो ओपन होती हैं जिनमें लिखा होता है
कि एक प्लेयर के पास ये विंडो ओपन होती है। ये गाइड के तौर पर हंटर को ग्रो करने में मदद करेंगे, जिससे हंटर पावरफुल बन सकता है। साथ ही एक वार्निंग होती है, अगर प्लेयर वो सब कुछ नहीं करता, डेली उसे जो भी मिशन दिया जाता है पूरा नहीं करता है, तो उसे पेनल्टी दी जाती है, यानी उसे सज़ा मिलेगी। जिन्हों कहता है, मुझे तो इसकी ज़रा भी समझ नहीं आ रही, आज यहाँ पर हो क्या रहा है। साथ ही उसे याद आता है कि डेंजिन क्यों उसके अंदर बेहोश होने वाला था, तब ऐसी विंडो ओपन हुई थी। तब उसने एक्सेप्ट किया था कि वो एक प्लेयर बनने वाला है। उसे फिर से मैसेज आता है, तुम अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करना है। उसका डेली का पहला मिशन होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, जबकि उसकी मिशन की डायरेक्शन भी दी जाती है, जिसमें उसे पुशअप्स करने हैं, चिनअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़ करनी होती है। और नीचे एक घड़ी होती है जिसमें टाइमर चल रहा होता है। जिन्नू उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे लगता है कि मेरे साथ मजाक कर रहा, मैं तो एक पेशेंट हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। वह वहीं बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है, मैं सो जाता हूँ, फिर उठकर देखता हूँ क्या करना है। लेकिन उसका मिशन का टाइम चल रहा होता है। जैसे उसका मिशन ख़त्म हो जाता है तो उसकी घड़ी का रंग रेड हो जाता है और अलार्म बनना शुरू हो जाता है, और मैसेज आता है कि तुमने अपना मैसेज पूरा नहीं किया, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और जिनू का बिस्तर बिस्तर हिलना शुरू हो जाता है। फिर वो सोचता है, बैठे बैठे सब कुछ चेंज हो जाता है। वह अपने हॉस्पिटल का ये कमरे की बजाय एक रेगिस्तान में बैठा होता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, मैं अचानक हॉस्पिटल से रेगिस्तान में कैसे आ गया। पीछे से एक सैंडिकेट मोस्टर निकलता है और साथ ही उसके पनिशमेंट की डायरेक्शन भी मैच बॉक्स में दिखाई जाती है, जिसमें कहा जाता है, सज़ा के तौर पर तुम्हारे 4 घंटे इसी के अंदर रहना है और इस मॉन्स्टर से बचना है। जिनू उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है मेरे साथ मजाक हो रहा है। और यहीं पर और वो भागता है वहाँ से और अपने आप को बचाता है। आखिरकार उसके 4 घंटे का टाइम लिमिट पूरा हो जाता है, जिससे उसकी पेनल्टी ख़त्म हो जाती है और वापस अपने हॉस्पिटल में आ जाता है। और साथ ही उसकी विंडो पर लिखा जाता है कि तुमने अपनी पेनल्टी पूरी कर ली, इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारा रिवॉर्ड आ चुका है, क्या तुम अपने रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना चाहोगी। जिनू उस मॉन्स्टर के सामने भाग भाग कर थक चुका होता है, वहीं पर लेट जाता है। उसी वक्त नर्स अंदर आती है, इसको क्या हुआ। वह हॉस्पिटल के फर्श पे बहुत सारी रेत देखकर हैरान हो जाती है और जनू भी फर्श पे पड़ा होता है और जल्दी से हेल्प के लिए कहती है, कोई जल्दी से और हमारी मदद करो। उसके बाद नेक्स्ट सीन, दो नर्स खड़ी हुई बातें करती हैं। एक कहती है, क्या तुम्हें इस पेशेंट के बारे में पता है जिसका नाम जिनू है, मैंने सुना वो हंटर है। दूसरी नर्स कहती है, हाँ मैंने सुना है, मैं उसे रोज़ाना देखती हूँ। हालांकि उसकी हालत ख़राब थी, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन फिर भी वह रोज़ाना सुबह उठकर रनिंग करता है। मैंने डॉक्टर को उसके बारे में बताया था। डॉक्टर ने कहा, हंटर नॉर्मल इंसान के बारे में एक्सरसाइज करने दो। नर्स उसे कहते हैं, खिड़की से बाहर देखो, वह अभी भी रनिंग कर रहा है। जिनू भागते हुए कहता है, उस वाक्य को पेश आए 4 दिन गुजर चुके हैं, मैं 4 दिन से लगातार वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। पहली बात तो मेरे सामने जो विंडो ओपन होती है ये कोई एल्यूजन नहीं है, और दूसरी बात ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और किसी को भी दिखाई नहीं देती। जिनू अपनी डेली क्वेस्ट पूरी कर लेता है और साथ ही उसे ऑप्शन दिया जाता है कि डेली रिकवरी का ऑप्शन प्रेस करो। जिनू उसे जैसे एक्सेप्ट करता है उसकी सारी फटीग ख़त्म हो जाती है, यानी भाग भाग कर जितना भी थक जाता है, अपनी एक्सरसाइज करके उसकी सारी थकान ख़त्म हो जाती है। फिर कहता है, पता नहीं है किस किस्म का मैजिक है, लेकिन डेली एक्सरसाइज करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। रिकवरी का ऑप्शन दबाते ही मेरी थकान ख़त्म हो जाती है और मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। यही नहीं, मुझे डेली के स्टेप पॉइंट्स मिलते हैं, इसके अलावा मुझे गिफ्ट बॉक्स भी मिलते हैं जिनमें अजीब सी चीज़ें निकलती हैं। मैं अपने स्टेट पॉइंट्स को अपने एजिलिटी और हेल्थ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपने स्टेट पॉइंट्स को हेल्थ और सेंस में, इंटेलिजेंट पॉइंट्स में जितना भी बढ़ाता जाऊँगा, उतनी ज़्यादा मेरी ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अभी के लिए मेरा लेवल सिर्फ 1 है, मुझे लगता है मेरा लेवल बढ़ने से मेरे बाकी के स्टेट पॉइंट्स भी बढ़ेंगे।
इसके अलावा मेरे पास एक मेन्यू है जिसमें मेरे पास एक स्किल है, इन्वेंट्री का ऑप्शन भी है। मेरी उठाई हुई चीज़ यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल गेम की तरह है, जो कि पता नहीं किस सिस्टम की वजह से कंट्रोल हो रहा है। 1-2 दिन गुजरने के बाद जिन्हों अपने रिसेप्शन की नर्स के पास जाता है और कहता है मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी चाहिए, मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाना है। नर्स उसे कहती है लेकिन तुम्हें कहाँ जाना है? जिनू उसे कहता है मुझे कुछ काम है, वो निपटा कर आता हूँ। नर्स उसे जाने देती है। जिनू वहाँ से सीधा हैवजंग स्टेशन पे जाता है। असल में यह भी उसकी क्वेस्ट होती है। जिनू को रिवॉर्ड के तौर पर एक गिफ्ट बॉक्स में की मिलती है, उसके हाथ में की होती है। वो कहता है मुझे देखना है कि यह की क्या काम करती है। जिनू कहता है उस गिफ्ट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ें हैं, जैसे बैंडेज और पेन्स वगैरह निकलते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी निकल आती हैं। इस की के बारे में लिखा होता है कि ये क्या की है, जिसकी वजह से तुम एक डेंजर इंस्टेंट बना सकते हो, लेकिन यह 3rd फ्लोर पर ही इस्तेमाल कर सकते हो। जिनू कहता है पता नहीं ये वाकई में काम करेगी या नहीं, क्योंकि डेंजर अपने आप ओपन होती है, किसी की से नहीं हो सकती। लेकिन ये हो भी सकता है, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। शायद यह सब कुछ डबल वेकनिंग की वजह से हो रहा है, या फिर मेरी डबल वेकनिंग होने वाली है। जिनू इसकी को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चल गया कि सबसे वीकेस्ट हंटर को डबल वेकनिंग मिल गई है, तो वो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। इसलिए मुझे पहले ट्राई करना होगा, क्या वाकई में मुझे डबल वेकनिंग मिली है या नहीं। जिनू कहता है मुझे अपनी रनिंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा है, पर एक की से डंजिंग ओपन होने के बाद वहाँ पर मॉन्स्टर्स हुए तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। हैवजॉन स्टेशन के 3rd फ्लोर पर पहुंचने के बाद वह चाबी को घुमाता है, जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है। एक पोर्टल भी ओपन होता है, वह अंदर चला जाता है। साथ ही विंडो ओपन होती है और उससे बताया जाता है क्यों तुम इंस्टेंट एजेंट के अंदर आ चुके हो, और उसका दरवाज़ा सील हो जाता है। जिनू घबरा जाता है और कहता है इसका दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने तो ये सोचा था कि मॉन्स्टर हुए तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या करूं। उसी वक्त एक लड़की जो कि मोबाइल यूज़ कर रही है उसके पास से गुजर रही है। वॉकिंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अलग डायमेंशन में आ गया हूँ। जिनू कहता है इस पोर्टल का डोर एक नॉर्मल डंजन जिसमें मैं जा चुका हूँ, इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। जिनू बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है और कहता है अब मैं क्या करूँ। मैंने सोचा था मैं भाग जाऊँगा, अब मैं बाहर नहीं जा सकता। एक विंडो खुलती है जिसमें कहा जाता है तुम इस डेंजन को छोड़कर नहीं जा सकते, या तो तुम बॉस को मारो या फिर रिटर्न क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए बाहर चले जाओ। जिनू के पास जो कि था नहीं, तो जिनू कहता है कुछ दिन पहले तक ई रैंक का हंटर था, जो कि ई रैंक के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता था, और आज मुझे ऐसी डेंजन के अंदर बंद कर दिया गया जहाँ पे मुझे एक बॉस को हराना है और मैं बाहर भी नहीं जा सकता। क्या मेरे साथ मजाक तो नहीं हो रहा। जिन्हों को अंदर से आवाज़ आना शुरू होती है और वह घर बनाता है। क्या इस गेम को लगता है कि मैं अपनी पार्टी के बिना इस डेंजन को क्लियर कर सकता हूँ? मैं तो किसी कमज़ोर मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकता, मैं इस डेंजन के बॉस को कैसे मारूंगा। जिन्हों हिम्मत करता है और आगे बढ़ता है। ओफन कहता है जैसे ही मैं आगे की तरफ चलता जा रहा हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जा रहा है। जिनू कहता है सामने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, मुझे लगता है कि इस डेंजन में भी इस टाइप के मॉन्स्टर होंगे। साथ ही बड़ा सा रेड कलर का वुल्फ निकल आता है और उस पर अटैक करता है। जिनू उसे रोकता है। इस मॉन्स्टर का नाम स्टिंग राइकल वुल्फ है। ई रैंक के गोल्डविन को भी मैं हरा नहीं सकता, तो ये एक स्टील फैन राइकल है। वुल्फ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, मैं इसे कैसे हराऊंगा। मॉर्फिंग अपनी टांगों की तरफ देखता है और उसके पैर कांप रहे होते हैं। यह कहता है कि मेरी तो टांगें साथ नहीं दे रही, तो ये डर के मारे कांप रही हैं। फिर जिनू पर अटैक करता है, तो जिनू उसे डांच करते हुए कहता है मेरे पास तो कोई हीलर भी नहीं है, मैं यहाँ पर जख्मी नहीं हो सकता, अगर मैं जख्मी हो गया तो मारा जाऊँगा। ओवल पीछे हटने के बाद फिर से उस पर अटैक करता है। जिनू पीछे की तरफ बैक फ्लिप करता है और डार्च करता है। जिनू कहता है मुझे लगता है कि मेरी एक्सरसाइज की वजह से मुझे बॉडी इलास्टिक हो गई है, अब मेरी बॉडी पहले से ज़्यादा लाइट है। जिनू उसी के ऊपर से जंप मारता है और नीचे आके खड़ा हो जाता है और कहता है मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ, मुझे ज़िंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं और स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं अभी नहीं मर सकता।
और साथ ही वह पंच मारता भेड़िए के मुंह पर और जिससे भेड़िया दूर जाकर गिरता है। जिन्नू यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मेरे पास इतनी पावर कहाँ से आ गई? कहीं इस वजह से तो नहीं मैंने स्टेट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिया था। लेकिन साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो राइकन वापस खड़ा होता है और वह कहता है, मेरे पास जितनी भी स्ट्रेंथ है उसकी हराने के लिए काफ़ी नहीं। लेकिन जिन्नू पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है और फिर उस पर पंच मारना शुरू करता है, लेकिन भेड़िया पर कोई असर नहीं होता है। जिन्नू कहता है, चाहे मेरे पास कितनी भी फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों ना हो, इस मॉन्स्टर की बॉडी पर कोई असर नहीं होगा। जिन्नू को जब ये लगता है कि नहीं हरा पाएगा तो जिन्नू कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं इसको नहीं हरा सकता, ना ही मैं यहाँ से बाहर निकल सकता। भेड़िया उस पर अटैक करता है। जिन्नू उसके कंधे पर पंजा मारता है और जिन्नू कहता है, मेरे पास कोई भी हंटर नहीं है, ना ही मेरे पास हीलर है, ना ही मेरे पास कोई वेपन है। मेरे पास सिर्फ बॉडी है। बॉडी से इसको कैसे हरा सकता हूँ? काश मेरे पास कोई वेपन होता है। उसी वक्त उसे याद आता है कि ट्रेनिंग में उसके पास एक तलवार पड़ी हुई है। वह विंडो में इन्वेंट्री को ओपन करता है और तलवार को निकालता है। कहता है, मुझे नहीं पता कि यह तलवार यहाँ पर क्या कर रही है। साथ ही वह तलवार को निकाल कर बुल की तरफ फ्लैश लगाता है और सेंटर से 2 टुकड़ों में काट देता है। वुल्फ के मरते ही उसके सामने विंडो ओपन होती है और जिसमें लिखा जाता है, तुमने एक राइकन को मार दिया है और तुम्हारा लेवल अप हो चुका है। जिन्नू कहता है, मिस्टर किंग ने बताया था कि उन्होंने इस तलवार को 3 मिलियन वॉन में ख़रीदा है। हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तो ऐसी तलवार को छू भी नहीं सकता। लेकिन अब तलवार मेरे पास है तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस गेम की इन्वेंट्री तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इसमें कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। उसी वक्त अंधेरे में से 2 और वुल्फ निकल के आते हैं। जिन्नू कहता है, अब मेरे पास एक तलवार है, अब मुझे इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मेरा डर पहले से कम हो चुका है। पहले वाली स्लेज जब उसने लगाई थी तब उसकी तलवार नीचे फर्श में धंस गई थी। जिन्नू जल्दी से उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे निकाल नहीं पा रहा होता। दोनों राइकल वुल्फ उसके पर अटैक करते हैं। जिन्नू अपना जोर लगाता है और तलवार को निकाल लेता है। तलवार निकालते ही वह उसको पीछे की तरफ घुमाता है और दोनों में से एक वुल्फ मर जाता है, जो कि दूसरा वुल्फ अपनी उसकी तलवार को दांतों में पकड़ लेता है। और जिन्नू कहता है, इसको ऐसे ही तो स्टील फेंस नहीं कहते, इसके दांत तो वाकई में स्टील के बने हुए हैं। जिन्नू कहता है, लेकिन मैं अपनी तलवार को नहीं खो सकता। और वो उसके पेट में घुटना मारता है और तलवार को निकाल लेता है, उसको सेंटर से काट देता है। दूसरा राइकल भी मर जाता है। वहाँ पर एक और वुल्फ आता है। जिन्नू उसकी तरफ देखता है और कहता है, उस डेंजन में जहाँ पर मैं मरते मरते बचा था, उस मॉन्स्टर के सामने तुम जैसे वुल्फ तो कुछ भी नहीं हो। जिन्नू उस वुल्फ को मुड़कर देखता है तो वुल्फ अंधेरे में गायब हो जाता है और एक विंडो ओपन होती है जिसमें स्टेट्स दिखाए जाते हैं। जिनका लेवल 2 हो जाता है। साथ ही उसे 2 स्पेशल स्किल्स मिलते हैं, जिसमें एक प्रिंट है, जिसमें एक तो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है और मसल्स को। विंडो की तरफ देखता है और कहता है, जैसे ही मैं लेवल अप होता हूँ मेरे सारे स्टेट्स 1 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन डेली क्वेस्ट को पूरा करने पर मुझे सिर्फ 3 स्टेट कॉइन्स मिलते हैं। तो इसका मतलब डेंजन में आकर मॉन्स्टर को मारना और लेवल अप होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन कहता है, अपने पॉइंट बढ़ाने से पता नहीं मुझे कितना फ़ायदा होता है। इन सारे में मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ समझ आती है। मैंने यहाँ इसे 20 पे रखा है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे समझ आ चुकी है कि मेरा लेवल अप होगा, मेरे स्टेट्स बढ़ेंगे और मेरी पावर भी बढ़ेगी। जिन्नू कहता है, इसका मतलब दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर मैं भी स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। वह अपने ही मारे हुए बुल की बॉडी के पास जाकर खड़ा होता है और कहता है, मैंने उसे मार दिया और इसके अंदर से मैजिकल क्योर क्यों नहीं निकली? यह बाकी डेंजर्स के मुकाबले में अलग है। क्या यह कोर नहीं छोड़ के नहीं जाते? वहीं पर एक राइकन फैन मिलता है जो कि स्टील फैन होता है। जिन्नू कहता है, ये वाले मैजिकल कोर तो नहीं छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के आइटम छोड़ के जा रहे हैं। और मेरे पास विंडो में एक स्टोर भी है जहाँ पर मैं इन चीज़ों को रख सकता हूँ और बेच भी सकता हूँ। वहाँ पर ख़रीदने और बेचने का ऑप्शन भी होता है। खरीदने के ऑप्शन पे खरीदने वाले ऑप्शन पे क्लिक करता है तो कुछ भी नहीं खुलता है उसका लेवल, क्योंकि उसका लेवल लो है। वह बेचने के ऑप्शन पे क्लिक करता है
तो उसे वुल्फ के दांत के बदले में भी स्कोर दिए जाते हैं। जिन्हों कहता है पता नहीं बिल को भी स्कोर कितने होते हैं, मुझे इस करेंसी का नहीं पता, मुझे लगता है शायद ये टेंजन ई रैंक के बराबर होगी। जिन्हों कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसे छोड़ नहीं सकता जब तक कि बॉस को नहीं मारता, लेकिन मैं बॉस से फाइट करने के लिए यहाँ पर रुकता भी हूँ तो मेरे पास इतना राशन नहीं है, यहाँ पर मैं भूख से मर जाऊँगा और बॉस ई रैंक का भी हुआ तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे हरा नहीं पाऊँगा। ना ही मुझे पता है रिटर्न क्रिस्टल कहाँ से मिलता है, मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा। सामने की तरफ देखता है तो पहले वाला बुल जो कि चला गया था, जो अपने साथ और भी सारे बुल से लेके आता है, वहाँ पे बहुत सारे बुल्स इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे एपिसोड 5 का बुल्स को मारने के बाद लेवल 2 पर पहुँच जाता है। लेकिन उसी वक्त एक वहाँ पर और बुल्स निकल आते हैं। जिन्हों उनको देखकर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मुझे उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले एक बार मर चुका हूँ, और अपनी तलवार पकड़ते हुए भागता हुआ बुल की तरफ चला जाता है और उन बुल्स को काटना शुरू कर देता है, जबकि वो बुल्स भी आगे बढ़कर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। जिन्हों उस अपनी तलवार को घुमाया जाता है और बहुत सारे बुल्स को मार देता है। जैसे ही वो बुल को मारता है उसका लेवल अप हो जाता है, उसको मारने के साथ साथ उसका लेवल अप होता जा रहा होता है। जिन्हों कहता है अगर मैं यहीं पर रुक जाता हूँ तो इनके हाथों मारा जाऊँगा, इसलिए मुझे इनको मारना होगा, मैं एक हंटर हूँ, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरी माँ और बहन का क्या ख्याल कौन रखेगा। मुझे हमेशा एक कमज़ोर ई रैंक का हंटर बन के नहीं रहना, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं हर चांस लूँगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। अगर ये गेम के रूल मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो मैं हर एक रूल को फॉलो करूँगा। जिन्हों सारे रूल्स को मारने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता है और चलता हुआ जैसे ही सामने वाले कमरे में जाता है और साइड पे देखते हैं और भी बहुत सारे बुल्स होते हैं। पहले वाले बुल्स को मारने की वजह से जिन्हों को एक नया टाइटल मिलता है जो कि बुल्स लेयर होता है। जिन्हों अपनी तलवार की तरफ देखता है, उसमें बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं। जिन्हों कहता है चाहे मैं कितना भी अच्छा वेपन क्यों ना खरीद लूँ, बार बार टेंजेंट्स के अंदर आकर इन मॉन्स्टर को मारने पर मेरा वेपन टूट ही जाएगा। साथ ही जिन्हों कहता है साथ ही मैंने अपना पहला वेपन खरीदा था, उस चाकू की वजह से मैंने बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया, लेकिन बॉस के सामने वह नहीं टिक पाया, एक ही स्ट्रोक में वह टूट गया। उस दिन मुझे 3 मैजिकल क्रिस्टल मिले थे, लेकिन उन्हें बेचकर मेरे उस चाकू की कीमत भी पूरी नहीं हुई, इसलिए मैंने दोबारा वेपन कभी नहीं खरीदा। और साथ ही दिखाते हैं जिन्हों सारे के सारे बुल्स को मार देता है जो कि बाद में आए थे। फिर जिन्हों अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है तो उसमें 34 बुल्स फैंस होते हैं और और उसे एक हार्ड स्ट्रॉन्ग मिलता है जिसकी वजह से वह वापस जा सकता है। जिन्हों उस हार्ड स्ट्रॉन्ग को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए। साथ ही कहता है नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, क्या मुझे दोबारा इस तरह की टेंशन ना मिले, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना बना सकूं। आज मेरे पास मौका है, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूं। अगर मैं इस टैंक से बाहर चला जाता हूँ तो क्या होगा कि ये गायब हो गई, इसका मतलब मैं इसमें दोबारा नहीं आ पाऊँगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे बढ़कर फौज से फाइट करनी चाहिए या फिर वापस चला जाना चाहिए। ये सारी बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और रास्ते में जितने भी बुल्स आते हैं सबको मारता जाता है। जैसे ही वह उनको मारता है उसका लेवल अप होता जाता है। जिन्हों कहता है जितनी बार मेरा लेवल अप होता है इन मॉन्स्टर्स को मारना मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे जैसे वो डेंजर में अंदर की तरफ जाता है वहाँ पे मंकी मॉन्स्टर्स और बहुत सारे लेजर मॉन्स्टर भी आ जाते हैं जो एक साथ उस पर अटैक करते हैं। जिन्हों कहता है यह डेंजन तो एक गेम की तरह डिज़ाइन की गई है, सारे मॉन्स्टर्स एक ही पैटर्न के साथ अटैक करते हैं, वॉल्स नीचे से आते हैं, मंकी से ऊपर से आते हैं, जबकि रेजर्स पीछे की से अटैक करते हैं। इसी वक्त एक मंकी ऊपर से जंप करता है। जिन्हों अपनी तलवार को ऊपर की तरफ करते हुए मंकी मॉन्स्टर्स को मार देता है, जबकि एक बड़ा सा रेजन कैट उसके पीछे से आता है, तलवार को पीछे की तरफ घुमाते हुए उसको भी मार देता है। लेकिन साथ ही एक वुल्फ मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्हों उसको भी मार देता है। जिलो उस वुल्फ पर लिखे हुए उसके नाम की तरफ देखता है और कहता है इनके ऊपर इनका नाम लिखा हुआ है, उसका कलर इसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक चेंज होता है। वाइट की का मतलब है वीक, ऑरेंज का मतलब है पावरफुल और रेड का मतलब है बहुत ज़्यादा पावरफुल। पहले जिन राइकल्स को मैंने हराया था वो ऑरेंज कलर के थे, मतलब स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब ये वाइट कलर वाला आ गया, इसको हराना आसान है।
लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के तहत नीचे जो मॉन्स्टर है, जो बॉस है, उसको हरा पाऊँगा या नहीं हरा पाऊँगा। जिन्हों सीढ़ियों को ऊपर खड़ा होता है और कहता है, मुझे गूज बम्स मिल रहे हैं, जैसे नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है या फिर मेरी सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है। विंडो को ओपन करता है और कहता है, मेरा लेवल 15 पे अटक गया है, अब वह इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। मुझे लगता है मुझे बॉस से फाइट करनी होगी। साथ ही तलवार की तरफ देखता है और कहता है, मेरी तलवार भी ज़्यादा देर नहीं टिकेगी अगर मैं इसी तरह छोटे मॉन्स्टर से फाइट करता रहा। सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ चलना शुरू करता है जहाँ बॉस है। जैसे ही वह नीचे जाता है तो वहाँ पर पानी होता है और पानी में बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर। पानी में वह बड़ी ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और जिनू पर अटैक करता है। जिनू अपनी तलवार को सामने करता है, उसे ब्लॉक करता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से वह पीछे दीवार पर जाके टकराता है और तलवार की तरफ देखता है तो तलवार टूट चुकी होती है। जिनू कहता है, मुझे तो लगा था कि लेवल अप होने की वजह से मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ। उसी वक्त सामने बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि एक स्नेक है, जिसका नाम ब्लू पॉइजन रासा का है। उसके नाम की तरफ देखता है और कहता है, इसका नाम अभी भी ऑरेंज है, जो कि पावरफुल नहीं है। वह देखता है और कहता है, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड है, मेरी तलवार इसको पैस नहीं कर पाएगी और ना ही मेरे पंचेज इस पर काम करेंगे। वह आगे बढ़ता है और अटैक करता है, जिन्हों डार्च करते हुए उसकी बॉडी पर अपनी तलवार से अटैक करता है और कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा पावर के साथ इस पर अटैक करना होगा ताकि मैं इसकी बॉडी के अंदर तलवार को धंसा सकूं। लेकिन सांप की बॉडी पर उसका कोई असर नहीं होता। वो बड़ा सांप फिर से उसके पास से गुजरता है, जिन्हों फिर से तलवार से उसकी बॉडी पर वार करता है, लेकिन सांप की स्केल्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिन्हों की तलवार से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जिन्हों कहता है, अगर इसकी बॉडी ने मुझे डायरेक्टली हिट किया तो मैं मर जाऊंगा। सांप की बॉडी बहुत ही ज़्यादा लंबी है, वो कभी इस तरफ से घूमता हुआ उसके पास घूमता है, कभी दूसरी तरफ से, जिसकी तरफ से जिन्हों की बॉडी के साथ लगता है तो जिन्हों जख्मी होता है। जिन्हों ज़मीन पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है, मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी कमज़ोर हूँ। लेकिन साथ ही वह टूटी हुई तलवार को उठाता है और कहता है, आखिर मुझे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपने माजी से निकल सकूं, जिससे मुझे वीक या स्टैंड कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता सभी ने मुझे वीक स्टैंड कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वाकई में मैं वीक था। मैं जानता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ। लेकिन उस दिन डेंजन के दुकान जहाँ पर हमारा सामना स्टैचू मॉन्स्टर्स के सामने हुआ था, वहाँ पर सभी के सामने अच्छा पेश आने की कोशिश की। बाकी के हंटर जो स्ट्रॉन्ग हैं वो मेरी मदद कर सकें, लेकिन वक्त आने पर सारे मुझे छोड़ के चले गए। आखिर में मुझे धोखा मिला, चाहे मुझे उनकी जान बचाई। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। जब ताकतवर मॉन्स्टर निकल आए तो सब भाग गए और आखिर में सबसे स्ट्रॉन्ग की ही जीत होती है और कमज़ोर पीछे रह जाते हैं। इसलिए मुझे कमज़ोर नहीं बनना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं डेंजिन में भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया था। वह बार बार बड़े सांप पर अटैक किए जा रहा होता है और कहता है, यह स्टैचू मॉन्स्टर्स के सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ पे मुझे कितना ज़्यादा डर था, यहाँ पे नहीं है। अपनी टूटी हुई तलवार से वह उस पर अटैक करता रहता है, लेकिन उसकी तलवार से अटैक से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो वह उसकी गर्दन दिशा लटक जाता है और कहता है, मैंने सारे स्टैट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर लिया है, मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। वह अपने बॉडी को अपने हाथों से पिचकाना शुरू कर देता है और अपनी फुल पावर इस्तेमाल करता है। अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में गड़ा देता है और सांप के मोटे स्केल्स भी उसे सब बचा नहीं पाते। वो उसकी स्केल्स को इतना ज़्यादा पिचका देता है कि बड़ा स्नेक अपने आप मर जाता है। आगे सीन हॉस्पिटल का होता है। डॉक्टर नर्स से पूछता है, जीनू वापस नहीं आया? हाँ, नहीं आया, डॉक्टर कहते हैं, लेकिन वो सुबह के टाइम गया था और इस वक्त शाम हो चुकी है, वो इस वक्त वापस क्यों नहीं आया? नर्स कहती है, लेकिन वो तो ठीक हो चुका है, हम तो उसे कल डिस्चार्ज करने वाले हैं। डॉक्टर कहता है, हंटर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए हमें उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ही रखना होगा। मैंने सुना होगा हाई क्लास के हंटर को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन लो क्लास के हंटर को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते और वह अपनी जान को ऐसे ही जोखिम में डालते रहते हैं। पता नहीं वह अपना इतना डेंजरस काम क्यों करते हैं, ये सोच कर ही डर लगता है।
कुछ हंटर ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पूरी ख़राब हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। पता नहीं डेंजिस के अंदर वो किस तरह का काम करते हैं। आम लोग डेंजिस के अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे लोग हॉस्पिटल में जितने भी आते हैं वो ब्लड में लिपटे होते हैं। नर्स डॉक्टर से कहती है ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि इतनी ज़्यादा कंडीशन के दौरान भी वह ज़िंदा आ जाते हैं। डॉक्टर नर्स से कहता है ऐसी बात नहीं है। असल में हंटर्स में जो सबसे ज़्यादा वीक हंटर भी होते हैं वो भी आम इंसान से भी बहुत ज़्यादा पावर होते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं कि वो खुद भी मॉन्स्टर्स हैं। दूसरी तरफ डंजन के अंदर बड़े से सांप को मारने के बाद जिनू को बताया जाता है कि उसने 3 बार लेवल अप किया है। जिनू उसे देख हंसना शुरू कर देता है और सांप को मारकर उसके पास ही बैठा होता है। मुझे लगता है कि मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। बड़े सांप को मारने कर उसको इन्वेंट्री में 2 चीज़ मिलता है, एक तो डैकर और उसकी स्पेशल पावर है वह किसी को भी कट करके उसे पैरालाइज कर सकता है। और एक पोशन मिलता है जो कि एक थैली में होता है, इसमें सांप का वेनम होता है जिसको पीने से अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। जिनू कहता है मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, मेरी तलवार टूट चुकी है, मेरी पूरी बॉडी जख्मों से कवर है, लेकिन मुझे एक नया डैगर मिल गया है जो कि मिस्टर किंग की तलवार से ज़्यादा बेहतर है। एक ऐसा डैगर जो हड्डी से नहीं बना, जो कि दांत से बना है और वो भी सांप के, और इसके अटैक स्टेट्स तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसे किसी को भी पैरालाइज कर सकता हूँ। फिर वो अपनी थैली की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं इसका क्या इस्तेमाल है, लेकिन मैं इसे अपने इंट्री में स्टोर कर लेता हूँ, कभी भी इस्तेमाल कर लूँगा। साथ ही विंडो ओपन होती है और बताया जाता है कि तुमने डेंजिन के बॉस को हरा दिया है, इसलिए सारी डेंजिन ख़त्म होने वाली है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सब कुछ वहाँ से फिक्सलेट होकर गायब हो जाता है और हैमजंग स्टेशन पर ही खड़ा होता है और वहाँ से बाहर निकलता और कहता है पता नहीं टाइम क्या हुआ होगा। वहाँ बारिश हो रही होती है और सामने से सोल्जर आता है। जिनू से कहता है तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आए, क्या तुमने न्यूज़ के बारे में नहीं सुना। जिनू देखता है और कहता है यह तो एक सोल्जर है, पूछता क्या हुआ यहाँ पर। सोल्जर कहता है क्या तुमने नहीं सुना, लेकिन साथ ही जिनू के हाथ में टूटी हुई तलवार देखता है और कहता है क्या तुम हंटर हो। जिनू कहता है यस, हाँ मैं हंटर हूँ। सोल्जर उसे कहते हैं सर हंटर इस तरफ आइए। बाकी के सारे हंटर मॉन्स्टर के साथ इस तरफ फाइट कर रहे हैं। वहीं पर सड़क के इर्द गिर्द बहुत सारे मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। जिनू कहता है मुझे लगता है किसी गेट में से मॉन्स्टर निकले होंगे। सोल्जर जिनू से कहता है छोटे मॉन्स्टर्स को मार दिया गया है, लेकिन उसका बॉस मॉन्स्टर अभी जिंदा है और कुछ हंटर उससे फाइट कर रहे हैं। जिनू उसे देखता है और कहता है मेरी सेंस एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे महसूस हो रहा है यह इस डेंजन का बॉस है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक बड़ा सा स्टोन मॉन्स्टर जो कि डेंजन का बॉस है और उससे बहुत सारे हंटर लड़ रहे होते हैं, जबकि नॉर्मल इंसान भी वहाँ पर खड़े हुए देख रहे हैं। सोल्जर कह रहे हैं पीछे रहिए, फ़ोटोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। वह सारे लोग जब बातें कर रहे होते हैं अरे इस हंटर को कितना टाइम लगेगा मॉन्स्टर को मारने में, इस मॉन्स्टर को अभी तक मारा क्यों नहीं। वहीं पर एक हाई रैंक का हंटर होता है जिसका नाम टैंक होता है। दूसरा हंटर हीलर से कहता है हीलर जल्दी से यहाँ पर आओ, टैंक को हील करो। हीलर उसे कहता है हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे ख़त्म क्यों नहीं कर रहे। दूसरे हंटर उसे कहते हैं हमारे पास ज़्यादा वेजिशंस नहीं है, हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। जिन भी आम लोगों के आके खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। जिनू उस हंटर की तरफ देखता है और कहता है इस हंटर के तो रैंक बहुत ज़्यादा लो हैं, 8 ई रैंक के हैं, एक डी रैंक का हंटर है और वो भी टैंक है, वो सिर्फ उसको शील्ड कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता। और हीलर इसके पास तो 2 ही हीलर हैं। इसकी नज़र दूसरे हीलर पर दिखती है तो वहाँ पर जूही होती है, एक लड़की। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर बी रैंक की हीलर हो, जल्दी से यहाँ और इसको हील करो। जूही उस हादसे की वजह से अभी भी नहीं बाहर निकल पाई है, वो सबको हील कर रही होती है। जिन्हों जूही की तरफ देखता है और कहता है पूरा हफ्ता हो गया
उससे बाहर निकली हुई है, लेकिन जूही उस ड्रामे से अभी तक बाहर नहीं निकली। जिन्हों अपनी तलवार को ऊपर की ओर उठाते हुए कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे इस डर को पीछे छोड़ना होगा। जिन्हों अपना स्टैंड लेते हुए कहता है, ये वाला बॉस, अभी जिस इंजन में जिस बॉस से लड़के आ रहा हूँ उसके एक रंग लोअर है, यानी उसे एक ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो इसके डिफेंसेस को वीक कर सकता हूँ। फिर जिनो अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करते हुए टूटी तलवार के टुकड़े को उस बड़े से पत्थर के बॉस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। जिलो की तलवार उड़ती हुई उसकी ओर जा रही होती है। उसी वक्त बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए हंटर को दिखाते हैं। हंटर कह रहे होते हैं, ऐसा ही चलता रहा तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। अगर कोई हाई रैंक का हंटर यहाँ पर नहीं आया, जबकि डी रैंक वाला टैंक भी ब्लॉक करके खड़ा होता है। जूही पीछे से हील कर रही होती है और कहती है, अब तुम क्या करना चाहते हो? हमारा हीलिंग मैचिंग भी ख़त्म होने वाला है। उसी वक्त जीनू की तलवार उसके मुंह पे लगती है और वह स्टोन मॉन्स्टर टूटना शुरू हो जाता है। वह सारे कहते हैं, हमें लगता हमारा अटैक काम कर रहा है और बस हमें थोड़ा सा जोर लगाना है और यह ख़त्म हो जाएगा। देखते ही देखते वह पत्थर का मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वह सारे हंटर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमने इसको हरा दिया। टैंक वाला हंटर हमें कहता है कि थोड़ी देर पहले तो इस अटैक काम नहीं कर रहा था, अचानक ये कैसे करने लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी टैग से इसे कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है अभी इस पर किसी और ने अटैक किया है, जिसकी वजह से यह गिर गया। उसी वक्त मॉन्स्टर के टुकड़ों में तलवार का टुकड़ा मिलता है जो कि जिन्हों ने उसकी तरफ फेंकी थी। टैंक कहता है, ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा स्टोन मॉन्स्टर जिससे 10 हंटर मिलकर भी नहीं हरा सके, अचानक एक छोटी सी तलवार ने उसे हरा दिया, वो भी एक हिट में। आखिर इस तलवार को यहाँ पर किसने फेंका होगा? क्राउड की तरफ देखता है और सोल्जर से पूछता है, क्या तुमने देखा इस तलवार के टुकड़े को यहाँ पर किसने फेंका? सोल्जर टैंक से कहता है, अभी मेरे साथ एक हंटर था, यह टूटी हुई तलवार उसके पास थी, लेकिन वह जा चुका होता है वहाँ से। सोल्जर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक हंटर था, लेकिन अब नहीं है। टैंक सोचता है, इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है। क्या वो एक हाई रैंक का हंटर था जो छुप के हमें देख रहा था? जबकि जिन्हों ये सोच रहा था कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरी सिर्फ एक हिट से बॉस मॉन्स्टर गिर जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कमज़ोर था? साथ ही जिनों की स्टेट वाले विंडो दिखाते हैं जिसके उसकी लेवल 18 हो चुका है और स्ट्रेंथ 48। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल के रूम का होता है। जिनों अपने हॉस्पिटल के रूम में चला जाता है और वर्कआउट कर रहा होता है। उसके पास मसल्स भी हैं और 6 पैक्स भी हैं। वह चिनअप्स और पुशअप्स कर रहा है। नर्स जैसे ही कमरे में दाखिल होता है, जिनों सामने पुशअप्स कर रहा होता है, वह शर्माते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसे ही कमरे में आ गई। जिन उठकर खड़ा हो जाता है और शर्ट पहनना शुरू कर देता है, जबकि नर्स उसको चुपके से देखती है और कहती है, जब ये पेशेंट यहाँ पर आया था तब भी वैसा ही था। नर्स जिनू से कहती है, क्या तुम डिस्चार्ज होने वाले हो? जिनू कहता है, हाँ, मैं आज ही डिस्चार्ज होने वाले हूँ। वह नर्स शर्माते हुए अपना मोबाइल सामने करती है और कहती है, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? जिनू हैरान हो जाता है और नर्स कहती है, क्या तुम इससे कोई मसला नहीं तो नंबर दे दो। जिनू सोच रहा होता है शायद हॉस्पिटल के कोई टेस्ट रिजल्ट्स होंगे जो बाद में सेंड करने होंगे, चलो नंबर दे देता हूँ। जिनू अपने नंबर दे देता है। नेक्स्ट सीन जिनू के घर का है, जहाँ पर उसकी बहन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है। जैसे ही बाहर जाने लगती है, जिनू अपने कमर से सोता हुआ बाहर आ जाता है। जीना उससे कहती है, क्या तुम स्कूल जा रही हो? हाँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। जिनू कहते हैं, हाँ, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर रहा था। रास्ते में जाते और आते हुए का ध्यान रखना, किसी गाड़ी के नीचे मत आना। जीना उसकी बॉडी देख के हैरान हो जाती है, क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो? जीनू कहता है, हाँ, मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जीना उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम्हारा तो साइज़ भी पहले से ज़्यादा हो गया है। मुझे नहीं पता था कि लड़कों का कद 20 साल के बाद भी बढ़ता है। जिनू कहता है, तुम ये किस तरह की अजीब सी बातें कर रही हो? अब बस करो, चुपचाप स्कूल जाओ और साथ में अम्ब्रेला लेती जाना। जीना कहती है, लेकिन आज तो बारिश नहीं होने वाली और आज वैसे भी ये भारी है। जिनू उसके बैग में रखते हुए कहता है, ये एक फोल्डिंग अम्ब्रेला इतना भी भारी नहीं है, इसे अपने साथ रखो। अम्ब्रेला को उसके बैग में रख देता है और बाय बोल देता है। फिर वह अपनी डेली क्वेस्ट की विंडो की तरफ देखता है।
उसकी डेली क्वेस्ट में 10 किलोमीटर की दौड़ रह जाती है। जिन्हों कहता है इसको थोड़ी देर बाद पूरा कर लूँगा, और मसल्स की तरफ देखता है और कहता है मेरे मसल्स बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है, जितना मैं अपने स्टेप्स को बढ़ाता जाता हूँ उस हिसाब से मेरी बॉडी चेंज हो रही है। फिलहाल मेरे स्ट्रेंथ 48 पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के मसल्स चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसी तरह से पॉइंट ऐड करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह का दिखने लग जाऊं। जिन्हों कहता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बैलेंस करना होगा। मेरे पास अभी 12 पॉइंट्स हैं, जिन्हें मैं बाकी के स्टेप्स में भी ऐड कर सकता हूं। मुझे स्ट्रेंथ के साथ साथ बैलेंस और एजिलिटी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, इसके अलावा हेल्थ और सेंस भी चाहिए। फिर वह अपने 12 पॉइंट में से 2 पॉइंट अपने स्ट्रेंथ में बढ़ा देता है, जबकि एजिलिटी में 8 पॉइंट सेट करता है और अपने सेंस में 2 पॉइंट सेट करता है। उसी वक्त जिनो के मोबाइल पे कॉल आता है। जिनो कहता है कि ये मेरे गिल्ड की तरफ से है। ये कॉल उसके लैंडलॉर्ड की तरफ से होती है। कॉल अपसेट करता है। मकान मालिक कहता है तुम काफ़ी दिनों से मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही। जिनो कहता है मैं ज़ख्मी हो गया था, इसलिए 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल था। मकान मालिक कहता है चल ठीक है, मुझे पता है। मुझे ये बताओ कि तुमने इस मंथ का रेंट पे करना है या नहीं, या फिर मैं उसे ड्यू में डाल दूँ, नेक्स्ट मंथ दोगे। जिन्नू कहता है नहीं, मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कॉल कट करने के बाद जिन्नू कहता है अगर मुझे वाकई ही डबल वेकनिंग मिली है तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं इसी तरह अपनी बॉडी एक्सरसाइज करता रहा तो बहुत ही जल्दी मैं टॉप रैंक हंटर बन जाऊँगा, क्योंकि हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारते हैं और पैसा कमाते हैं। जितना आपका रैंक हाई होगा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और पावर होगा, और उतनी ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सकेंगे, और उसमें उतनी ही ज़्यादा पावरफुल मेडिकल कोर निकलेगी जो कि नॉर्मल से ज़्यादा महंगी बिकेगी, और उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हाई रैंक के डेंजर में दाखिल होना होगा। जैसे कि ई रैंक को डी रैंक की डेंजर्स होती हैं, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि टॉप रैंक की बहुत हंटर कम है। हम जैसे ई रैंक के हंटर को कोई भी नहीं लेता, और अगर कोई अपनी गिल्ड में ले भी लेता है तो उनके पास जॉब नहीं होती हमारे लायक। लेकिन अब मुझे डबल वेकनिंग मिल गई है तो क्या मुझे दुनिया को बताना चाहिए क्या मैं भी एक ई रैंक का हंटर नहीं हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैंने ऐसा किया तो मैं दूसरी हाई रैंक की डेंजर में जाना शुरू कर देता हूँ तो बाकी सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे पास डबल वेकनिंग है, और लोगों को इस तरह की बातें करने की आदत ही है, वो पतंग बना देंगे। हालांकि मैं ऐसा करने से अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, बहुत ही जल्दी फेमस भी हो सकता हूँ, लेकिन कुछ बुरी नज़रें मेरे पर लगी रहेंगी। लोग मेरे बारे में कहेंगे एक हंटर कैसा हंटर है जिससे एक्सपीरियंस मिलता है, और इसके पास कुछ गेम वाला सिस्टम है जिससे वह मॉन्स्टर्स को मार कर लेवल अप हो सकता है। ऐसा भी नहीं होने दे सकता। मुझे अपनी डबल वेकनिंग को छुपाना होगा। जिन्हों अपना मोबाइल निकालता और कहता है मुझे पहले थोड़े से पैसे कमाने होंगे, क्यों ना मैं पहले कहीं जाऊँ। ऑनलाइन अप्लाई करता है और एक सिलेक्शन कंस्ट्रक्शन साइट पे चला जाता है, और अटैक फोर्स में टोटल 10 हंटर्स होते हैं, जिसमें 5 का डी रैंक होना लाजमी है। जिन्हों जैसे ही वहाँ पहुँचता है उस टीम का लीडर जिसका नाम डांसुक होता है वो उसे वेलकम कहता है। जिन्हों उसे बताता है कि मैं ई रैंक का हंटर हूँ, और हंटर उसे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। बॉस हमें इसके बारे में पता है, यह तो बहुत ही फेमस है। दूसरा कहता है मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। दूसरा उसे कहता है सबसे वीक हंटर, और वह हंसना शुरू कर देते हैं। बॉस उनसे कहते हैं बस भी करो, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए टैंक फोर्स नंबर्स पूरे होना ज़रूरी है। बॉस कहता है जैसा कि मैंने बता दिया था ये एक सी रैंक की डेंजन है और तुम एक ई रैंक के हो, इसलिए तुम्हें फ़ाइट नहीं करनी, बस हमारा सामान उठाकर जाना है। हमारे पास बंदे कम हैं, इसलिए तुम्हें ये फॉर्म फिल करना है। इसके बदले मैं तुम्हें 2 लाख युआन दूंगा। जिन्हों देखता है और कहता है इसके पास 5 सी रैंक के हंटर हैं जबकि 4 रैंक के डीर हैं। रूल के बारे में बताता है कि एक डेंजिन में अटैक फोर्स जाने का एक रूल है कि हमारे पास 10 लोग होने चाहिए, इसमें से 5 कम से कम सी रैंक के होने चाहिए। इसमें से एक डी रैंक का हंटर आता है और कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों ही यहाँ पे सबसे वीक हैं। वो उसे कहता है मेरा नाम जिन्हो है और मेरी उम्र 22 साल है, मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ।
और मैं यहाँ पे डी रैंक में सबसे कमज़ोर हूँ। लेकिन जिन्होंने अपनी बॉडी पे बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स पहने होते हैं, जिन्हों देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या यह किसी अमीर शख्स का बच्चा है? जिन्हों कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पे साइन कर देता है और कहता है, मुझे क्या करना है? बॉस कहता है, तुम बस हमारा सामान उठाओ, इसमें हमारा सामान और बाकी की चीज़ें हैं, तुम इसे उठा लो। जिन्हों बॉस से कहता है, क्या हम अपने साथ हीलर नहीं लेके जाएंगे? नहीं, ये हमारी पर्सनल अटैक फोर्स है, इसलिए हमारे साथ कोई भी हीलर जाने को तैयार नहीं और हम ऐसे ही जाते हैं, हम हीलर नहीं लेके जाते। जिन्हों इस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है, अगर इस डेंजन के अंदर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं इसकी जिम्मेदारी अपने बॉस पे नहीं डालूँगा। जिम्मेदारी बाकी के हंटर्स बॉस से कहते हैं, चलो बॉस जल्दी से अंदर चलते हैं, वैसे भी हम सारे मॉन्स्टर्स को मार देने वाले हैं, इसलिए इन बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हों कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिन्हों देखकर हंसना शुरू कर देता है। जिन्हों उनके बैग्स उठा लेता है और सारे लोग अंदर चले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बॉस उनको बताते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है। जिन्हों कहता है, यहाँ पर जो बॉस था काम करवा रहा था, उसने 9 करोड़ वोन लिए और चला गया। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर और सारे फंडर्स जो कि इस बिल्डिंग को फंड कर रहे थे, वो ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए थे। जिन्हों कहता है, लेकिन तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? जिन्हों कहता है, ये दोनों बैग्स तो बहुत ज़्यादा भारी होंगे, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जिन्हों कहता है, नहीं, मैं उठा लूँगा। जिन्हों से कहता है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही चुप रहते हो? जिन्हों कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम ही बस कुछ ज़्यादा बोल रहे हो। जिन्हों हंसते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? असल में लोग मुझे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, हंटर बनना मेरी हॉबी है। जिन्हों उसकी सारी बातें सुन के पक रहा होता है। वो लोग डंजन के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। बॉस उनसे कहते हैं, हम लोग पहुंच गए हैं। डंजन का गेट तो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़ा है। बॉस का साथी उससे कहता है, क्या तुम्हें पक्का पता है ये सी रैंक की डंजन है? बॉस कहता है, हाँ मुझे पता है, गिल्ड वालों ने कंफर्म करके बताया है कि यह सी रैंक की डंजन है, मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आते और जाते देखा है। जिन्हों देखकर घबरा जाता है, कहता है, क्या तुम पहली बार आए हो? जिन्हों कहता है, डेंजन के गेट के साइज़ का बड़ा होना मैटर नहीं करता, गिल्ड वाले उसके अंदर से निकल वाले एनर्जी पर डिसाइड करते हैं कि इस डेंजन को कौन सी रैंक देना है। बी रैंक से ऊपर की रैंक को बड़े बॉस उनसे कहते हैं, चलो मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। फिर वह सारे बॉस के पीछे डेंजन के अंदर चले जाते हैं। वो लोग एक सी रैंक की डंजन में जाते हैं। अटैक फोर्स के बॉस का नाम डॉनजुक होता है। डॉनजुक से कहता है, चलो ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर वो सारे लोग डंजन के गेट से अंदर चले जाते हैं। जैसे वो डंजन के अंदर जाते हैं, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। डॉनजुक अपने दोस्तों से कहता है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मेरे लिए कुछ लाइट जलाओ। उसका दोस्त अपनी मैजिकल पावर्स इस्तेमाल करता है, फायर क्रिएट करता है, जिससे डंजन में लाइट हो जाती है। वह सामने देखती है तो बहुत सारी सुरंगें होती हैं और सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता है। वो लोग देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारी गुफाएं और बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर क्यों नहीं है? जिन्हों उससे कहता है, क्या कोई ऐसी डेंजन भी होती है जहाँ पे मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं? जिन्हों कहता है, ज़रा खामोश रहो, मुझे कोई आवाज़ आ रही है। जिन्हों साथ ही सोचना शुरू कर देता है, अगर यहाँ पर अंधेरा है तो इसका मतलब यहाँ के मॉन्स्टर्स को लाइट पसंद नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं है, ऐसा है कि मॉन्स्टर अपने आप को जाहिर नहीं किया। नॉर्मली डेंजर्स के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं, लेकिन अगर ऐसे मॉन्स्टर्स हों जिसको अंधेरे से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उनकी आँखें ही नहीं होती, ऐसे मॉन्स्टर को जो वो चिल्लाकर सबसे कहता है, इस डेंजर के मॉन्स्टर्स इंसेक्ट टाइप हैं, यानी कि 4 टांगों वाले कीड़े मकोड़े। यह सुनते ही बाकी सारे हंटर रेडी हो जाते हैं। वो सारे कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह किसी चींटी का घोंसला हो। साथ ही इसने बहुत सारी चींटियों के चलने की आवाज़ शुरू हो जाती है, जो कि उन्हीं की तरफ आ रही हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, पता नहीं कौन से टनल में वो बाहर निकलेंगी, लेकिन हमें नज़र क्यों नहीं आ रही? चिंगू चिल्लाता है और सबसे कहता है, वह सामने से नहीं आ रही, ऊपर से आ रही हैं।
ऊपर की तरफ भी एक टनल होती है जिसमें से वो सारी चींटियाँ नीचे की तरफ आ रही हैं। बॉस उन सबसे कहते हैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करो और उन सबको नीचे लेके आओ। फिर उन सबको मारते हैं। फिर वो सारे इन चींटियों को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बाकी सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। जिन्हों वहीं पर बैग पकड़ के खड़ा होता है और इन सबको एनालाइज कर रहा होता है। जिन्हों कहता है इन सारे सी रैंक के हंटर्स के आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। मुझे लगता है इसी वजह से हीलर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके बॉस तो बहुत अच्छा है। बाकी के हंटर भी इसका भरपूर साथ दे रहे हैं। जिन्हों की तरफ देखता है और कहता है जिन्हों हालांकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन इसके इक्विपमेंट्स बहुत ही अच्छे और महंगे हैं। इस वजह से यह भी मास्टर्स के साथ फाइट कर पा रहा है। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन मैं ही अपने पर सामान पकड़ कर खड़ा हूँ। इसी वक्त एक चींटी उसकी तरफ आती है। जिन्हों इस चींटी को किक मारता है और चींटी मर जाती है। नानसुक अपने साथियों से कहता है हम लोग इंटरेस्ट को क्लियर करने के बाद वापस चलेंगे, इसलिए जल्दी करो और इंटरेस्ट को साफ करो। जितने भी मॉन्स्टर रह गए सबको मार दो। थोड़ी देर में सब चींटियों को मार देते हैं। बॉस उन सबसे कहते हैं जल्दी से क्रिस्टल्स को इकट्ठा करो और फिर हम 9 लोगों में बांट देंगे। बॉस के साथ ही कहते हैं ये तो हमारा फेवरेट पार्ट है, सभी में क्रिस्टल बांटे जाएंगे। और सुन जिन्हों के पास आता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला मॉन्स्टर ऊपर से आने वाले हैं। जिन्हों कहता है मुझे बस ऐसा लगा इसलिए मैंने कह दिया। नांगसुक उसे कहता है तुम्हारी सेंसेस बहुत तेज हैं। बॉस जिन्हों का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत अच्छे हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा भी अच्छा होना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। हर छोटी डिटेल पर ध्यान देना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। इसी वक्त बॉस का साथी कहता है बॉस यहाँ पर आओ, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। वहाँ पर चींटियों के टुकड़े पड़े होते हैं। बॉस कहता है वैसे टुकड़े हमारी वजह से नहीं हुए, हम तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर तलवारों का। डांगसुक देखकर हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ऐसा किसने किया होगा? क्या ये मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस डेंजन में इस मॉन्स्टर से भी ज़्यादा कोई ताकतवर है, या फिर इसके बॉस ने ऐसा कुछ किया होगा। असल में इस चींटियों की हालत जिन्होंने की है उनको किक मार रहा था, जिसकी वजह से वो टिकड़े टिकड़े हो जाती थी। जिन्हों से पूछता है तुम्हारी ये शील्ड और तुम्हारी ये तलवार बहुत ज़्यादा महंगी लगती है। जिन्हों कहता है असल में ये मेरी पहली रेड है, इसलिए मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है और मेरी सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिया है। लेकिन तुम मुझे ये क्यों पूछ रही हो? जिन्हों कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिन्हों डोंगसुक की तरफ देख रहा होता है और बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है उसे। फिर वह सारे लोग बॉस को मारने के लिए बॉस के रूम की तरफ चलते हैं। जिन्हों कहता है इस जंगल का लेआउट बिल्कुल मेज़ की तरह का है, इसलिए हमें ज़्यादा फाइट का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं मिल रहा। वैसे मुझे इन सब से क्या लेना देना है, मेरा काम सिर्फ बैग उठाना है। मुझे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं। बिना किसी फाइट के मुझे अच्छी खासी रकम मिल रही है, तो मुझे फ़ाइट करने की क्या ज़रूरत है। साथ ही जिन्हों कहता है मेरा सिस्टम मुझे बार बार एक बात कह रहा है कि छिपकली से सावधान रहना। पता नहीं यहाँ पे छिपकली कौन सी है, या तो बॉस मॉन्स्टर है और या फिर कुछ और। फिर वो लोग चलते हुए बॉस के रूम के करीब पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चींटियों की लाशें पड़ी रहती हैं। डोंग कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी चींटियाँ मरी पड़ी हैं, मुझे लगता है कि ये सब बॉस ने किया होगा। यहाँ पर कोई ना कोई तो बॉस ज़रूर है, इसलिए लेंजिन का गेट अभी तक बंद नहीं हुआ। डांसुक दूसरे हंटर से कहता है यहाँ पर ज़रा रोशनी करना। वो मैजिकल पावर इस्तेमाल करते हुए रोशनी करते हैं। वहाँ सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जाले लगे होते हैं जिनमें चींटियाँ लिपटी हुई हैं। इस डेंजिन का बॉस मोस्टर एक मकड़ी होती है। उस मकड़ी ने पूरे टनल के अंदर जाले बिछा रखे होते हैं। डांसुक उससे कहता है कि हमें लगता है कि हम बॉस के रूम के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं, फाइट के लिए रेडी हो जाओ। फिर टनल में जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद डोंगजुंग को कहता है हमारे यहाँ तो जैकपॉट लगा है। बॉस के रूप में माना क्रिस्टल होते हैं। वह हंटर उस माना क्रिस्टल को देखकर कहते हैं हालांकि इस माना क्रिस्टल की मैजिक क्रिस्टल से कम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं, इनको बेचने पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रकम मिल जाएगी। डांसुक कहता है मुझे लगता है कि 10 करोड़ वॉन तो मिल जाएंगे। बॉस का दूसरा दोस्त कहता है अगर तुम इतने ज़्यादा पैसा एक ही दिन में कमा लोगे तो मुझे लगता है तुम्हारा छोटा भाई तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाएगा। डांसुक के छोटू भाई का डोंगसू है जो कि एक हाई रैंक का हंटर है और वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अमेरिका चला गया।
जहाँ की वो डेंजन को क्लियर करता है। डांग सुंग सारे माना क्रिस्टल्स को देखकर कहता है, मेरे भाई ने मुझे अपने कभी मुझे अपना भाई नहीं माना। मैं इनसे पैसा इकट्ठा कराऊंगा और मैन पावर को बढ़ा लूँगा, फिर उससे भी पता चलेगा कि मैं भी कोई काम की चीज़ हूँ। जिन्हों जिन्हों से कहता है, मुझे ज़रा अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर देना, मुझे चेक करना है। जिन्हों से अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देता है। उसे पढ़ने के बाद जिन्हों डोंगसुक से कहता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिन्हों बॉस से कहता है, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि अगर क्रिस्टल्स के अलावा कुछ मिलता है तो हम उसे भी डिवाइड करेंगे, यानी कि सारे माना क्रिस्टल्स को जिन्हों के साथ डिवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है बॉस, आपने ऐसा क्यों कहा कि इन सारे माना क्रिस्टल को सिर्फ 9 लोगों में ट्रिक्सल किया जाएगा, जिन्हों को क्यों नहीं दिया जाएगा? डॉनसुक कहता है, हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरी जुबान फिसल गई थी। हम लोग इसके साथ भी बांटेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक काम करना है। सब ऊपर की तरफ देखते हैं। बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो कि बॉस है। डोंगसुक कहता है, सबसे पहले माना क्रिस्टल को बाहर निकालना होगा। डेंजन का हमारे पास काफ़ी टाइम है इन क्रिस्टल को यहाँ से निकालने के लिए। डंगसुक अपने दोस्तों से कहता है, क्या तुम ये सारे इक्विपमेंट साथ लेकर आए हो जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, नहीं मुझे याद नहीं रहा, वो बैग तो बाहर ही रह गया। माइनिंग का सारा सामान उसी बैग में था, वो बैग हमारी कार में पड़ा है डेंजिन के बाहर। डंगसुक कहता है, तुम तो बहुत बड़े गधे हो, मैंने तुमसे कहा था कि उसके अपने साथ में डेंजिन में लेके आया करो। डंगसुक और जिन्नू कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा गधा है, इसने बैग बाहर ही छोड़ दिया। क्या तुम दोनों यहाँ पर रहकर इस जगह को गार्ड करोगे और हम बैग लेके आएंगे? कहता है, क्या तुम लोग सीरियस हो? डांगसुक से कहता है, कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है। स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा चींटियों को खा लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी उठेगा। हम लोग जल्दी से अपना सामान लेकर आ जाएंगे, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। तुमने कहा था ये फर्स्ट रेड है, जिन्होंने कहा था कि इसी रैंक वाले डेंजर में पहली रेड है। तुम दोनों को मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर कुछ होना होता तो हो चुका होता, क्योंकि हम लोग कितनी ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। वो स्पाइडर मॉन्स्टर अभी तक नहीं जगा और मुझे बाकी के हंटर दोस्तों से बात करने। बाकी के हंटर दोस्त कहते हैं, मुझे स्मोक करना है, इसलिए हम बॉस के रूम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग यहीं रुको। बॉस सारे मेंबर्स को लेकर गेट से बाहर निकल जाता है। जिन्हों कहता है, ये एक रूल है, किसी अगर तुम्हारे पास इसी रैंक की डेंसिन में इंटर नहीं कर सकते। डांगसुक के पास 8 मेंबर्स हैं, जबकि मैं और जिन्हों हम दोनों एक्स्ट्रा हैं। जैसे ही डोंगसुक अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है, वो अपने दोस्त से कहता है, रूम की एंट्रीज को ब्लॉक कर दो। वो अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की एंट्रीज को बंद कर देता है, जिससे जिन्हों और जिन्हों दोनों ही बॉस के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा ब्लॉक होता है, जिन्हों कहता है कि अब मुझे समझ आई कि मेरा सिस्टम ये बार बार क्यों कह रहा था कि छिपकली से बाहर सावधान रहना। छिपकली कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि हंटर्स थे। कुछ समय पहले जिन्हों एक अपने साथी के साथ डेंजिन में गया था, जहाँ पर एक शख्स ने जिन्हों के बारे में बताया था कि कुछ हंटर छिपकलियों की तरह के होते हैं। डेंजिन के अंदर एक्सीडेंट होते रहते हैं, अगर कोई मर भी जाता है तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है सब मॉन्स्टर्स होते हैं और उनका काम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कोई किसी पर ब्लेम भी नहीं डाल सकता। वहाँ जाकर उनको कहना है कि मॉन्स्टर के हाथों एक साथी मारा गया। हंटर्स को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें आसानी से फेंका जा सकता है ताकि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं दिया जाए। अपने कमज़ोर साथियों को डंजन के अंदर ही मार देते हैं ताकि उनके हिस्से को हड़प किया जा सके, बिल्कुल के छिपकली की तरह। जबकि उसकी टेल को काट दिया जाता है तो वो फिर से उगाती है। जिन्हों घबरा जाता है, अब हम क्या करेंगे? उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। माना क्रिस्टल्स के लिए मारना चाहते हैं, हम दोनों को मारना चाहते हैं। जिन्हों सोच रहा होता है, हमने इन लोगों को रोक भी नहीं सकता क्योंकि हम इनके जाल में फंस चुके हैं। मैं इनको रोकने की कोशिश भी करता हूँ, अगर
बाहर भी निकल जाते हैं तो ये बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, वो कभी भी हमें बाहर नहीं जाने देंगे। जिन्हों आगे बढ़ता है और दरवाजे के पास जाके देखता है और कहता है यहाँ तो पत्थरों से रास्ता ब्लॉक हो गया है, लेकिन मैं इन पत्थरों को हटा सकता हूँ। असल मसला ये नहीं है, असल मसला तो स्पाइडर मॉन्स्टर है जो कि ब्लास्ट की वजह से जाग गया है। स्पाइडर मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। डोंगसुक अपने साथियों के साथ डंजन से बाहर निकल आता है। साथी उनसे कहते हैं कि अपने सारे रास्ते को याद कर लिया है, हमारे लिए अंदर जाकर माना क्रिस्टल को लाना मुश्किल नहीं होगा। डोंगसुक उसे कहता है, क्या तुम कोई बेवकूफ़ हो? अगर हम उन दोनों को वहीं मारने की कोशिश करते तो यहाँ पर और ज़्यादा शोर होता और स्पाइडर डेमन जाग जाता और हम लोग वहाँ से माना क्रिस्टल नहीं निकाल पाते। ए रैंक के हंटर और डी रैंक के हंटर जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो दोनों मिलकर भी उस बॉस को नहीं हरा पाएंगे। जब वो स्पाइडर टीम उसको खा जाएगा तो वो नींद में चला जाएगा और डेंजिन में वापस जाएंगे और माना क्रिस्टल को निकाल लेंगे। और अगर बॉस उनको खाने के बाद सोता नहीं है तो हम लोग वापस जाएंगे, तो उसको मारने के बाद भी जितने माना क्रिस्टल्स मिलेंगे वो माना क्रिस्टल ले आएंगे। इसके अलावा इस लड़के जिन्होंने अपने बॉडी पर बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं, सबसे ज़्यादा महंगे तो वो मिल जाएंगे हमें और वो भी ले आएंगे, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। साथ ही डांगसुंग अपना मोबाइल निकालता है और कहता है, चलो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, वो किसका बेटा है। आखिर हम लोग उसके फ्यूनरल पर तो जा ही सकते हैं।